चलिए भाई, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मैथ मास्टर पर। लास्ट सेशन जो परसेंटेज का कंडक्ट किया गया था आपके लिए, उस सेशन में मैंने आपको वो सारे सवाल डिस्कस किए थे जो एसएससी ने अपने पिछले 3 साल के डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में आपसे पूछे थे। वो सारे सवाल मैंने रखे थे उस सेशन में, जो सवाल मुझे लगता था कि आप लोगों को आने चाहिए, आपके साथ डिस्कस किए जाने चाहिए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो परसेंटेज टॉपिक से पिछले 3 साल में जो भी अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके आगे रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस हैं, या उनसे रिलेटेड कुछ और बेहतर सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, वो सारे सवाल आपके सामने डिस्कस हो गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अभी परसेंटेज पर थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। हमने पिछले 3 साल का तो डाटा सीख लिया, बट इसके साथ साथ कई ऐसे कॉन्सेप्ट भी हैं परसेंटेज में जिनका आना हमें जरूरी है। जैसे उस सेशन में अगर मैं याद करूं तो कमीशन बेस्ड क्वेश्चन पर डिस्कशन नहीं हुआ था, बट ये परसेंटेज का तो पार्ट है, सवाल तो इस पे आएंगे। इनकम टैक्स पर बेस्ड क्वेश्चन उसमें डिस्कस नहीं हुए थे, बट ये भी परसेंटेज का पार्ट है। एसएससी आपसे अपने अगले किसी एग्जाम में इस पर भी सवाल पूछ सकता है। वेन डायग्राम पर क्वेश्चन नहीं आए थे उसमें, क्योंकि पिछले 3 साल में एसएससी ने नहीं पूछा है वेन डायग्राम। बट यार, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि आगे नहीं पूछेगा, जब सिलेबस में है तो पूछ सकता है। तो इस तरीके से क्या क्या क्वेश्चंस पर, किन किन कॉन्सेप्ट पर हमें और काम करने की जरूरत है, उन सभी सवालों को कंपाइल करके मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। मतलब यह है कि अगर किसी बच्चे ने परसेंटेज की वो पहली वीडियो और ये आज की दूसरी और आखिरी वीडियो, ये दोनों वीडियो अगर अच्छे से कंप्लीट कर ली, जितना भी मैंने इसमें सिखाया आपको, आपने वो सब सीखा और फिर उस पर आपने प्रैक्टिस करी, और प्रैक्टिस करने के लिए कहीं अलग जाने की जरूरत नहीं है। मॉक टेस्ट लगाइए, आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए, वहीं से आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाएगी। तो इतना करने के बाद मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि फिर आपका किसी भी एग्जाम में, एसएससी के या कोई भी वनडे एग्जाम में, परसेंटेज का क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। राइट? चलिए, अब आज के सेशन में कौन कौन से सवाल होने वाले हैं, कैसे कैसे सवाल होने वाले हैं, उन सब चीजों पर चर्चा करेंगे। अगर आज के सेशन की बात किया जाए तो लगभग आज 40 क्वेश्चन है आपके लिए, 40 सवाल आपके लिए है। पिछले सेशन में हम लोगों ने 25 सवाल लगाए थे, 25 और 40 65 सवाल ये हो जाएंगे। इन 65 सवाल में परसेंटेज का हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक नए टाइप का सवाल आपके साथ में डिस्कस कर लिया गया है। आज के सेशन में आपको कई कैलकुलेटिव सवालों को भी देखना पड़ेगा, उनकी कैलकुलेशंस को आप कैसे आसान करेंगे ये भी आपको देखना पड़ेगा, और कई कई बार ऐसे सरल सरल सवाल भी आपको देखने को मिलेंगे। तो सरल सवाल का मतलब ये नहीं कि वहां पे रिलैक्स रहेंगे, हमारी हर एक सवाल पे यही कोशिश होनी चाहिए कि वो कम से कम टाइम ले। भाई, सरल सवाल है, जनरली बच्चा इसे अगर 20-25 सेकंड में लगा रहा है तो तुम इसे 10-12 सेकंड में लगाओ, तब बात बनेगी ना। तो ये सब चीजें दिमाग रखिए, दिमाग में रखिएगा, स्ट्रैटेजी बनाइएगा इस तरीके से। ठीक है, चलिए हम लोग आज सेशन डिस्कस करेंगे, सवाल आपके सामने रहेंगे, आप लोग भी उन्हें सॉल्व कीजिएगा। साथ ही साथ जो जो अप्रोचेज मैं आपको बताऊंगा आप उन पर भी अमल कीजिएगा, है ना, वो चीजें भी सीखिए। अब पहला सवाल है, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की, और स्पीड के साथ में आज चलेंगे, क्योंकि एक सेशन जब परसेंटेज का हो चुका है, इसका मतलब ज्यादातर चीजें तो मैं आपको सिखाई चुका हूं। तो आज थोड़ी सी स्पीड रहेगी, स्पीड के साथ में चलेंगे, क्योंकि हमें 40 क्वेश्चन करने, और चार सब के सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक भी क्वेश्चन आप मिस नहीं कर सकते हो। तो स्पीड थोड़ी सी आज तेज रहेगी, आप लोग मेंटेन करके रखिएगा। जनरली मैं बोलता हूं कि अगर मेरी वीडियो स्लो है तो आप स्पीड अपनी बढ़ा लीजिए, है ना, 1.25 या 1.5 की स्पीड पर वीडियो देख लीजिए, लेकिन आज की वीडियो शायद हो सकता है आपको 0.75 पर देखने की जरूरत पड़ सकती है ना। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहला सवाल आप सभी के सामने कि पेट्रोल के भाव में अगर 14 से 2/7% की वृद्धि कर दी गई, 14 से 2/7% का मतलब मेरे भाई होता है 1/7। फ्रैक्शन फॉर्मेट याद होना चाहिए आप सभी को। हम ये बोलेंगे कि पेट्रोल के भाव में 1/7 की वृद्धि करेगी, मतलब 7 रुपए रेट था तो अब कितना हो गया, 1 रुपए बढ़ गया, 8 हो गया। तो प्राइस जो रहा वो था 7 रुपए था, और अब ये बढ़ के हो गया 8 रुपए।
₹7 से बढ़ के ₹8 प्राइस हो गया। आपसे कहा गया एक विद्यार्थी है, उसको अपनी खपत में कितने % की कमी करनी पड़े जिससे कि जो खर्च है वो चेंज ना हो। मतलब ये कौन सा सवाल हो गया? जीरो इफेक्ट वाला सवाल हो गया। फाइनली आउटपुट जीरो रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो जीरो इफेक्ट में क्या करते हो? प्रोडक्ट कांस्टेंट मेथड लगाते हो। अगर प्राइस ये है तो क्या करना पड़ेगा? बोले सर जो एक्सपेंडिचर है, जो खपत है, उसका रेशियो पलट जाएगा 8:7। मतलब पहले अगर 8 यूनिट खर्चा कर रहे थे तो अब 7 यूनिट। पहले अगर 8 लीटर पेट्रोल की खर्चा हो रही थी तो अब 7 लीटर खर्चा करना है। इसका मतलब खपत कम कितनी हो गई? 1 यूनिट। कितने से कम हो गई? 8 यूनिट से। इनटू 100 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 12.5% की कमी की जाए पेट्रोल की खपत में। हम अपने ऑप्शंस पे गए, 12.5 मतलब 25/2%। ऑप्शन सी करेक्ट है। सीजीएल 2019 में यह सवाल आपसे पूछा गया था। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दूध की कीमत में 35% की वृद्धि की गई है। राइट, आपसे बोला गया कि इसका कंजम्पशन फिर से कम किया जाए, क्योंकि गृहिणी है भैया, तो ये तो खर्चा मैनेज करेंगे ना। ये क्वालिटी सिर्फ इन्हीं लोगों में होती है, तुम लोगों में तो कतई नहीं होगी। तो हुआ क्या कि खपत कितनी कम करेगी? जो खर्च है वो केवल 8% बढ़ना चाहिए। दैट मीन्स अब यह जीरो इफेक्ट का सवाल नहीं है। जीरो इफेक्ट होता दैट मीन्स क्या होता कि खर्च नहीं बदलना चाहिए, तभी तो जीरो इफेक्ट लगेगा। बट यहां पर खर्च क्या हो रहा है? 8% बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा सवाल हो गया? नेट इफेक्ट पर बेस्ड हो गया कि भाई फाइनली इफेक्ट पड़ रहा है 8% का। तो फिर से वही कार्यक्रम शुरू किया जाए। अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं मेरे भाई, तो प्राइस 35% का मतलब होता है मेरे भाई, अगर 35/100 5 से कैंसिल किया तो 7/20। इसका मतलब प्राइस पहले ₹20 था, ₹7 प्राइस बढ़ गया, तो अब नया प्राइस हो गया ₹27। यही तो रहा। अच्छा, इन्होंने एक चीज और बताई कि जो टोटल बिल है, बिल जो है वो खर्चा जो महीने भर का है वो 8% बढ़ा है। तो जो बिल है वो कितना हो गया होगा? आप कहोगे सर ₹100 पहले बिल था, अब 8% बढ़ गया, अब नया बिल हो गया ₹108। यही तो बात रही। पहले ₹100 का महीने का खर्च हो रहा था, अब ₹108 खर्च हो रहा है। अब मेरी एक बात समझो यार, जो दूध है वो अगर ₹20 लीटर चल रहा है और आप ₹100 का खर्चा कर रहे थे, तो इसका मतलब पहले आप 5 लीटर दूध कंज्यूम कर रहे थे, अब ₹27 लीटर दूध का प्राइस हो गया और अब खर्चा बन रहा है ₹108 का 2700 को। इसका मतलब अब आप 4 लीटर दूध कंज्यूम कर रहे हो। तो पहले कंजम्पशन अगर 5 यूनिट था तो अब कंजम्पशन 4 यूनिट रह गया। इसका मतलब कंजम्पशन 1 यूनिट कम हो गया। कितने से? 5 से इंटू 100 कर देंगे, तो दूध की जो खपत है वो 20% अगर कम कर दोगे आप, तो जो खर्च है वो सिर्फ 8% बढ़ेगा। ऑप्शन सेकंड ये सवाल आया है सीजीएल 2018 में आपसे पूछा गया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? आसान आसान से सवाल है, इसी तरीके से सब चलते रहेंगे। जहां टफ आएगा वहां पर डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, जहां आसान आएगा वहां जल्दी कर जाएंगे। ठीक है, अच्छा इसके साथ में एक चीज और बताऊंगा। देखो, सवाल को सॉल्व करना दो तरीके होते हैं। बच्चों का तरीका समझो। एक तरीका होता है बच्चा सवाल को सॉल्व करता है, और दूसरा तरीका होता है बच्चा सवाल को ऑब्जर्व करता है। आपको अपना ऑब्जर्वेशन पावर बढ़ाना रहेगा। सवाल को देख के उसको एक अलग नजरिए से देखने का आपको जो नजरिया है वो पैदा करना रहेगा। देखो कैसे करेंगे सॉल्व करने, आज इसी सवाल पे देखते हैं। हमसे कहा गया एक परीक्षा है जिसमें 1100 लड़के हैं, 900 लड़कियां हैं। आप सभी लोगों ने इस सवाल को ऐसे ही लगाया होगा, मैं गारंटी दे सकता हूं। 1100 लड़के, 900 लड़कियां, 50% लड़के और 40% लड़कियां पास हो गई, सफल हो गई, तो कितने % छात्र असफल हुए हैं? तो आप इस सवाल को ऐसे लगाने वाले हो, बोलो हाँ या ना। एक साइड पर बॉयज लिख लीजिएगा, एक साइड पर गर्ल्स लिख लेंगे। यही तो रहा। बॉयज कितने थे? बोले 1100। मैंने कहा गुड। लड़कियां कितनी है? 900। अब आप यहां पर चालाकी दिखाओगे, आप सीधे बोलोगे बोले सर जी पास होने वालों का डाटा दिया है, फेल होने वाले पूछ रहे हैं, तो डायरेक्टली फेल होने वाले निकालते हैं। अगर 50% लड़के पास हुए तो इसका मतलब 50% लड़के फेल हो गए होंगे। 50% फेल होने का मतलब 550 फेल हो गए होंगे। और यहीं पर अगर देखा जाए 40% लड़कियां पास हुई हैं, इसका मतलब 60% लड़कियां फेल हो गई होंगी। 40% पास है तो 100 में से घटाया 60% फेल हो गई होंगी। और 900 का अगर 60% निकाला तो 9 छिक्का 54, 540 लड़कियां फेल हुई। टोटल 1100 लड़कों ने पेपर दिया, 550 फेल हुए। टोटल 900 लड़कियों ने पेपर दिया, 540 लड़कियां फेल हुई। आपसे पूछा गया फेल का परसेंटेज कितना होगा? आप इनको टोटल करेंगे, जोड़ जाएंगे, तो जोड़ने पर यह आ जाएगा 1090।
और टोटल पब्लिक कितनी थी, कितने बच्चों ने पेपर दिया, तो 1100 और 900 2000 बच्चों ने पेपर दिया है, डिवाइडेड बाई 2000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 109/2 को सॉल्व किया अगर तो ये आएगा 54.5% फेल हुए बच्चे। कितना बच्चा फेल हुआ है, 54.5%। ऑप्शन डी करेक्ट है, सीजीएल 2020 का सवाल है। एंड मुझे पूरा पूरा भरोसा है आप सभी ने ऐसे ही किया है, राइट। बट मैं क्या बोलता हूं, ऑब्जर्वेशन भी रखो, है ना। देखो ऑब्जर्वेशन यहां पर क्या रखना है, मैं आपको समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। इन्होंने हमसे बोला है कि 50% लड़के पास हुए, इसका मतलब 50% फेल हुए, अलग रखना। 50% फेल हुए, 40% लड़कियां पास हुई, इसका मतलब 60% लड़कियां फेल हुई। 50% लड़के फेल है, 60% लड़कियां फेल है। पूरी क्लास में कितना फेल हुआ, मतलब एलिगेशन पूछा है इन्होंने या नहीं, बोलो हाँ या ना। 50% लड़के फेल है, 60% लड़कियां फेल है, एलिगेशन वैल्यू पूछी है। और आपको पता है एक बात नोट करना, कि जो एलिगेशन वैल्यू होती है वो एक वैल्यू से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है, मतलब उनके बीच में होती है। अब एक वैल्यू 50 है, एक वैल्यू 60 है, तो जो भी तुम्हारा आंसर है वो उनके बीच में कोई वैल्यू होगी। अपने ऑप्शन जरा देख जाइए, 45, 45.5, 50, एक ही ऐसी वैल्यू है जो 50 और 60 के बीच में है, दैट इज ऑप्शन डी। बिना पेन चलाए सवाल खत्म। ये ऑब्जर्वेशन है, धीमे धीमे बिल्ड होगा, साथ में प्रैक्टिस करोगे जरूर बिल्ड होगा, ठीक है। तो आप इसे ऑब्जर्वेशन से बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते थे, इतनी सब महाभारत मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। उम्मीद करते बात समझ पाए होंगे आप लोग, ठीक है। सारी चीजें समझते जाइएगा साथ साथ, ठीक है। और अगर कहीं पर भी कोई भी समस्या आए आप कमेंट में ड्रॉप जरूर कीजिएगा कि सर हमें ये पॉइंट समझ में नहीं आया, हमें समझाइए, मैं बिल्कुल समझाऊंगा आपको वो पॉइंट, राइट। आइए अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत में पहले लगातार 2 बार 10-10% की वृद्धि हुई। अब मैं ये तो करने वाला हूं नहीं कि पहले 100 था फिर उसका 110/100, इतने तुम सब लोग जानते हो। 2 बार अगर 10-10% बढ़ा है तो ओवरऑल नेट इफेक्ट कितना 21% हुआ या नहीं हुआ। 100 से 110 हुआ, फिर 110 से 121 हुआ, तो इसका मतलब 2 बार 10-10% बढ़ा है, तो जो वैल्यू थी वो कितनी हो गई, 100 से 121, 121 पहुंच गई, राइट। अब सवाल की रिक्वायरमेंट ये है कि बढ़ी हुई वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत को कितने परसेंट कम किया जाए। अब इसे कितने परसेंट कम किया जाए कि हम फिर से पुरानी कीमत पर पहुंच जाएं। आपको क्लियरली दिख रहा है, बोले सर 21 रुपए कम कर दो। कितने से कम करना है, 121 से कम करना है, इंटू 100। अब आप सोच रहे हो बोले गुरुजी कैलकुलेशन में फंसे, अगर फंसना चाहो तो फंस सकते हो कैलकुलेशन में, बट यहीं पर आपका काम आता है अप्रोक्सीमेशन, है ना, सिखाया मैंने। अब अप्रोक्सीमेशन क्या होता है, अगर मैं इसे कैंसिल करूं मेरे भाई समझना, 20 पंचे 100, 20 छक्का 120, ये कट गया, ये 120 मैंने मान लिया, 121 था हल्का सा कम कर दिया, 120 कर लिया, तो 20 से कट गया। अब हमारे पास वैल्यू आ गई यहां से 21 पंचे 105/6, 6 से कैंसिल किया अगर तो 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 17.5 आंसर आया, 17.5 आंसर आया। अब समझिएगा यार, हमारे पास तो 121 था, हमने इसको 120 कर लिया, मतलब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को हमने कम किया, इसका मतलब हमारा जो आंसर आया वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। हमने 121 की बजाय अगर 120 से भाग दे रहे हैं तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो एक्चुअल आंसर से थोड़ा सा ज्यादा है। तो 17.5 को जरा सा कम करो, कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको, 17.5 को जरा सा कम करने पर 17.36 मिल जाएगा, और यही इस सवाल का आंसर हो जाना। क्लियर है, तो अप्रोक्सीमेशन से लग गया सवाल। आगे बढ़े, अगला सवाल समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस सवाल को देखिएगा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, और ये सवाल भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा गया, इसमें ईयर नहीं लिखा है, बट ये सवाल आपसे पूछा गया, सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट में आपसे ये सवाल पूछा गया ग्रेजुएट लेवल में। अब देखो कैसे किया जाए, आपको इन्होंने दे रखा है एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% नंबर चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले दिमाग में आपके क्या चला कि 100 नंबर का पेपर गुरुजी, पास होने के लिए 40 नंबर चाहिए, ये नंबर हमें जरूरत है। 100 नंबर का पेपर था, 40 नंबर चाहिए हमें पास होने के लिए। आगे इन्होंने डाटा दिया है कि ए ने जो नंबर स्कोर किए वो पास होने वाले उत्तीर्णांक से 10% कम नंबर प्राप्त किए।
तो अगर ए ने इससे 10% कम नंबर प्राप्त किए तो ए को कितना नंबर मिला होगा? 10% कम कर दो, मतलब 90% मिला होगा। तो 40 का 90% मतलब 36 नंबर ए को मिला। या 10% सीधे बोल दो 4 नंबर कम प्राप्त किए। 40 का 10% 4 नंबर कम प्राप्त किए, 36 नंबर मिले। फिर आगे बोला है उन्होंने कि बी ए से 11/1/9 अंक कम प्राप्त करता है। 11/1/9, इसको अगर फ्रैक्शन में लिखोगे क्या होता है? 1/9। मतलब बी को ए से 1/9 नंबर कम मिले। अगर ए के नंबर, यहां से अगर मैं रेशियो लिखूं, यहां से ए और बी का, समझना भाई, अगर मैं ए और बी का रेशियो लिखूं तो अगर ए को 9 नंबर मिल रहे हैं तो बी को इससे 1 नंबर कम 8 नंबर मिल रहा है। ये रेशियो होगा ए और बी का। तो आपको पता है ए के नंबर तो 36 है, तो अगर 9 बराबर 36 है तो 8 बराबर कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 8 बराबर हो जाएगा 32। बी के नंबर यहां से आपने कैलकुलेट कर लिए 32। ए और बी दोनों के नंबर आ गए। अब हमें चाहिए आगे क्या दे रखा है? सी ने ए और बी के जितने भी नंबर आए हैं, C got 41:3 by 17% less marks than A plus B। तो A plus B के नंबर कितने हुए टोटल? 36 और 32, ये टोटल हो गया 68, 68 नंबर हो गए यहां तक। इन दोनों के नंबर हुए 68, 68। लेकिन यार ये वैल्यू तो यार कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना, ये तो याद नहीं होगी किसी को। ये तो मैं गारंटी दे सकता हूं, मुझे भी नहीं है। जो रेगुलरली यूज की जाती है वो वैल्यू याद करते हैं। ये तो एक बार यूज कर दी, अगली बार पता नहीं कौन से जन्म में यूज करी जाएगी। तो इसे सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व किया जाए? 17 एकम 17 और 3 20 हासिल 2, 17 चौको 68, 68 और 2 70, 700 डिवाइडेड बाई 17। और परसेंटेज लगा हुआ है, इसका मतलब 1/100 कर देना है। दैट मीन्स 60/17। ये आया इसकी वैल्यू, राइट। इसका मतलब जो सी के नंबर है वो ए और बी के नंबर से 7/17 कम है। दैट मीन्स अगर ए और बी के नंबर 17 है तो सी के नंबर 7 कम कर दो, सी के नंबर 10 है। यहां से हम ये रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं कि ए प्लस बी के नंबर अगर 17 हुए, 17 हुए, तो सी के नंबर जो है वो 7 कम कर देंगे, सी के नंबर 10 हो जाएंगे। ये रेशियो रहा। और आपको पता है कि अगर सी के नंबर, यहां पर ए और बी के नंबर हैं कितने एक्चुअल में? ए और बी के नंबर 68। तो अगर 17 बराबर 68 के है, 17 बराबर 68, 1 बराबर 4, 17 चौको 68, तो 10 बराबर हो जाएगा सी के नंबर। यहां से आप निकाल पाएंगे 40। यही तो नंबर हुआ, सी के नंबर कितने हो गए? 40। तो आपसे पूछा है कि सी कितने परसेंट नंबर लेकर के आया? आपको पता है 100 नंबर का पेपर था, 100 नंबर का पेपर था, सी के 40 नंबर आए हुए, इसका मतलब 40% नंबर लेकर के आया। एक बड़ा कैलकुलेटिव सवाल था जिसे आप अपनी कैलकुलेशन के थ्रू ही आसान भी बना सकते हो। तो इससे ये चीज तो समझ गए होगी कि किस तरीके का नजरिया आपको चीजों को लेकर के रखना रहेगा। आइए समझ गए, आगे बढ़ लेंगे अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। एक परीक्षा कुल 80 प्रश्न है, एक परीक्षा में टोटल 80 क्वेश्चन है। यह सवाल भी आपसे एमटीएस 2019 से पूछा और इसको सॉल्व करने का भी तरीका आपका वही रहेगा जैसा अभी थोड़ी देर पहले वो 1100 लड़के और 900 लड़कियों वाला मैंने डिस्कस किया था, वैसे ही करते हो आप लोग, है ना। तो अब देखो यार करना क्या है यहां पर, पहले आपका तरीका बताते हैं कि 80 क्वेश्चन है पेपर में, राइट। इस बंदे ने पहले 60 सवाल सॉल्व करे, इस बंदे ने पहले 60 क्वेश्चन सॉल्व किए और उन 60 क्वेश्चन का फीडबैक देखा तो उसमें 75% करेक्ट थे। 75% मतलब 3/4। इसका मतलब 45 क्वेश्चन सही थे उसमें, 45 क्वेश्चन सही थे। इस बंदे ने पहले 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसमें से 45 क्वेश्चन इसके सही थे। लेकिन इसकी ख्वाहिश है कि इसे 80% अंक प्राप्त हो। अब 80% अंक तो मेरे भाई तभी प्राप्त होंगे जब तुम 80% क्वेश्चन सही करोगे। तो 80 का 80% मतलब 64 क्वेश्चन तुम्हारे सही होने चाहिए। अभी तक का जो तुम्हारा रिपोर्ट है वो ये है कि आपके 45 क्वेश्चन सही हुए हैं और रिक्वायरमेंट है आपकी इच्छा पूरी करने के लिए कि 64 क्वेश्चन सही होने चाहिए। इसका मतलब अभी जो बाकी के 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इसका मतलब यह हुआ कि अभी बाकी के जो 20 क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चन में आपका 64 तक का टारगेट लेने के लिए 19 क्वेश्चन सही और होने चाहिए। बोलो हाँ या ना। अगर आप चाहते हो कि आपके 64 क्वेश्चन सही हो तो आपके 19 सवाल और सही होने चाहिए। मतलब 20 में से 19 सवाल सही होने चाहिए। तो कितने परसेंट सही होना चाहिए? तो 19/20 गुना 100, तो 19 पंचे 95% करेक्ट होने चाहिए।
अब जो एक्यूरेसी है वो 95% की होनी चाहिए, तभी आपके नंबर 80% आएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट है। एंड आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने ऐसे ही लगाया होगा, क्योंकि तरीका यही है। बट मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, चीजों को कोशिश करो, ऑब्जर्व करो यार। मैंने ऑप्शंस पे एक नजर डाली थी जब मैं सवाल समझा रहा था, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि इसको हम लोग एक तरीके से और देख सकते हैं। अब वो तरीका ये है यार, देखो हमें एक बार इन्होंने डाटा दे रखा है कि 75% क्वेश्चन आप सही कर चुके हो 60 में, ये वाला डाटा गायब है। ओवरऑल आपको 80% एक्यूरेसी चाहिए। इनका रेशियो मैं 60 और 20 लिखना चाहूं तो एलिगेशन से लगा सकता हूं, बट मैं क्यों लगाऊं जब मेरा ऑब्जर्वेशन से ही काम बन जा रहा है। मैं अगर एलिगेशन से लगाना चाहूं तो भाई यहां पर 60 लिखूंगा, यहां पर 20, 3 और 1 के रेशियो में ब्रेक करके आंसर पे पहुंच जाऊंगा। बट मैं क्यों जाऊं जब हमें मालूम है कि ये वैल्यू हो गई है 80 से छोटी, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 80 प्लस होनी चाहिए। यस और नो? यहां पर जो एक्यूरेसी आनी चाहिए वो 80 प्लस आनी चाहिए। और अपने ऑप्शन पे जाओ, 65, 68, 70, 80 प्लस एक ही ऑप्शन है 95। टिक करो, आगे बढ़ो। ऑब्जर्वेशन, फायदा उठो इन चीजों का, है ना? समझ गए? तो ये हो गया एक तरीका, दूसरा हो गया एलिगेशन मेथड, और तीसरा हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड। आप किसी भी तरीके से लगा सकते हो, राइट? आगे आ जाइए। अगला सवाल क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये सवाल तो यार तुम लोगों ने जाने कितने बार लगाया होगा, है ना? ऐसी कोई किताब नहीं है मैथ की, एसएससी की, जिसमें ये सवाल ना हो। ये सवाल सबसे पहले एसएससी ने शायद पूछा था 2014 में या 2015 में, तभी कभी पूछा था। उसके बाद फिर यही सवाल 2020 में भी पूछा, सेम डिजिट के साथ में। पता भी है तुम सब लोग को, सॉल्व भी कर लेते हो, रिवीजन हो जाएगा। जनरली कैसे करते हो? बोले सर रिवर्स प्रोसेस लगाते हैं इसमें। हमें दे रखा है कि एक परीक्षा में ए को बी से 25% ज्यादा नंबर मिले, तो एक तो हो गया तरीका रेशियो लगाओ कि ए और बी का रेशियो 5, 4, इस तरीके से लगाते चलो। या फिर दूसरा तरीका ये है कि रिवर्स पे चलेंगे। कैसे चलेंगे बताते हैं आपको। ए को बी से 25% ज्यादा नंबर मिले, बी को सी से 10% कम नंबर मिले, ठीक है? ए कनेक्टेड है बी से, बी कनेक्टेड है सी से, सी को डी से 25% ज्यादा मिले तो सी कनेक्टेड हो गया डी से। अब आपसे कहा गया अगर डी को 500 में से 320 नंबर मिले तो ए को कितने नंबर मिले, ये आपसे पूछा गया। तो डी के नंबर है मेरे भाई 320, राइट? और आपको बोला गया कि सी को डी से 25% ज्यादा नंबर मिल रहे हैं। सी को डी से 25% ज्यादा नंबर मिल रहे हैं, तो अगर सी के नंबर चाहिए तो 25% ज्यादा 125/100 कर सकते हैं। बोलो हाँ या ना? या तो 125/100 कर लो, या फिर 25 से कैंसिल कर दो, 5/4। ये नंबर किसके हो गए? सी के हो गए। अब जब सी के पता कर लिए तो बी के भी पता कर लो कि बी के नंबर सी से 10% कम है। 10% कम है, इसका मतलब 9 भाई अगर 10 कर दिया तो ये नंबर किसके हो गए? ये पूरे किसके हो गए? बी के हो गए। और आपसे ए के बारे में पूछा है, ए के नंबर बी से 25% ज्यादा है, तो फिर से 25% ज्यादा लगाइए, 5/4। ये किसके नंबर हो गए? ये ए के नंबर हो गए। समझ गए? अब ये डी के नहीं, अब ये ए के नंबर लिखे हुए हैं। अगर आप इसे कैलकुलेट कर जाएंगे, सॉल्व करेंगे अगर इसे, तो सॉल्व करने पर कितना मिलेगा हमें? 4 चौको 16, दूनी 32, तो 5 हटा देंगे यहां से, ठीक है? अरे 4 चौको 16, 160 बना ना, 5 भी क्यों रखो? 160 बन गया ना यहां से। 160 दूनी 320, ये गया। 5 दूनी 10, 9 पंचे 45, तो ए के नंबर आ जाएंगे 45 और 0, 450। यही इस सवाल का उत्तर लग गया। तो अगर हम इसे रेशियो मेथड से ब्रेक कर रहे थे कि ए और बी में 5-4 का रेशियो है, फिर बी और सी में 9 और 10 का रेशियो है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता था। बट रिवर्स मेथड लगाया तो एक लाइन में आंसर है। ए के नंबर पूछा था, ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट है। ये सवाल एसएससी 2 बार पूछ चुका है मेरे सामने, और भी हो सकता है शायद कुछ हिडन हो, लेकिन 2 बार तो पूछ ही चुका है, ठीक है? और आपने प्रैक्टिस भी बहुत किया होगा। अगला क्वेश्चन है, ओ माय गॉड, ये तो यार माशाल्लाह सवाल है। बिना पेन चलाए देख के ही सॉल्व कर दोगे कि अगर एक चीज अगर 10% घट रही है ना, कर अगर घट रहा है, इसका मतलब प्राइस 10% घट रहा है। इसकी कंजम्पशन जो है वो 10% बढ़ी, तो प्राइस अगर 10 घटा है तो 10 से कितना हो गया? 9। कंजम्पशन 10% बढ़ी तो 10 से कितना हो गया? 11।
इसका मतलब खर्च पहले 100 था, अब कितना हो गया 99। सबको पता है अगर 10% बढ़ा 10% घटा दैट इज -1, 1% का डिक्रीज। ऑप्शन सी करेक्ट है, लग गया। आगे बढ़ो, ये CHSL 2018 में पूछा है। अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में सफल होने के लिए अधिकतम अंक का 36%। ये फेल पास वाले सवाल है, स्टूडेंट पर आते हैं कि फेल पास वाले क्वेश्चन है। अब जब फेल पास वाले सवाल रहेंगे, आपसे पूछा गया है क्लियरली कि एक परीक्षा में अगर पास होना है तो तुम्हें चाहिए 36% नंबर। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर है तो आपको चाहिए 36 नंबर चाहिए, 36% नंबर आपको चाहिए। लेकिन अगर हम नंबर्स की बात करें तो आपको बताएगा एक बच्चा है जिसने 113 नंबर प्राप्त किए, फिर भी वो बेचारा 85 नंबर से फेल हो गया। 113 नंबर उसके आए लेकिन फिर भी वो 85 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर उस बच्चे के नंबर 85 और आ जाते तो वो पास हो जाता ना, सही। अगर उस बच्चे के नंबर 113 आए थे, अगर उसके नंबर 85 और आ जाते, जितना भी टोटल बनता, बट वो पास हो जाता। मतलब 36% नंबर हो जाते। यही तो बात रही। तो अगर मैं 113 और 85 को जोड़ दूं, टोटल कितना हो गया? 13 उधर दे दो, 85 और 13 198 बन जाएगा उधर पे, और 100 लगाया तो 198। मतलब अगर ये 198 नंबर होते उसके तो पास हो गया होता, दैट मीन्स 36% बन गया होता। तो आप इस चीज को डायरेक्टली एक लाइन में लिख सकते हो कि 36% बराबर है 198 मार्क्स। बस यार यही गणित तो सीखना है तुम्हें दिमाग में, और कोशिश किया करो चीजों को दिमाग में सॉल्व करने की। जरूरी नहीं हर चीज आप पेन पेपर पे ही लिखो, चीजें दिमाग में भी लगती है। अब हमें चाहिए, इन्होंने पूछा है कि अधिकतम अंक बताइए, 100 की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं इसे 9 से कैंसिल करूं तो 9 चौको 36, 9 से कैंसिल किया तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 22, 4 बराबर 22। अब मुझे चाहिए 100%, मतलब गुणा 25 करेंगे। 25 से गुणा करने पर यह आ जाएगा 100%। उसे 25 से गुणा किया तो 550, 550। ऑप्शन ए करेक्ट है ना? तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो गया, राइट। अच्छा, एक बच्चा यहीं पे खुरापाती बैठा क्लास में। अब ऑब्जर्वेशन की जब मैं बात कर रहा हूं तो उसकी तो बुद्धि चमक रही है ना। तो उसने सीधा बोला, बोले सर जी यहां पर जरूरत नहीं है कैलकुलेट करने की, अगर मैं इस बात को ध्यान से देख लेता। ये नंबर हो रहे हैं टोटल 198, जो कि अपने आप में 11 का मल्टीपल है, और उस 11 को रिजॉल्व करने के लिए यहां पर कुछ भी नहीं है, दैट मींस 11 आंसर में जाएगा। तो जो भी आंसर होगा वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। एक ही ऑप्शन है 550, वही ऐसे भी लगा सकते हैं, सबका अपना अपना दिमाग है। ओके, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मिक्सचर एलिगेशन पर बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, स्पीड हजम कर ले रहे हो ना, ज्यादा तो नहीं है? पक्का? चलो, तब तो फिर इन्हें भी समझ में आएगा, राइट। अच्छा, अब मैं स्पीड नहीं, अब मैं मिक्सचर एलिगेशन के बारे में बात कर रहा हूं कि एक पात्र, एक बर्तन है जिसमें एसिड और पानी का 60 लीटर मिक्सचर रखा हुआ। तो मिक्सचर के सवाल आप दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पहली चीज आप कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व, मतलब चीजों को बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो अपने अपने वैल्यूज पे, कि भाई जैसे 60 लीटर मिक्सचर है, 80% एसिड है तो बांट दो, 48 लीटर एसिड हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन केस हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा आप एलिगेशन कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो। तीसरा अप्रोच जो मैं आपको सिखा रहा हूं, हमेशा ध्यान रखना, जब भी परसेंटेज में क्वेश्चन आएगा आपसे एलिगेशन पर बेस, तो वो हमेशा उसमें कुछ ना कुछ मिला रहे होंगे। अब जब मिला रहे हैं तो उसकी वैल्यू तो बदल गई ना, क्योंकि आपको पता तो है नहीं कि मिलाया कितना। अगर मैं यहां पर सवाल को देखूं, 60 लीटर मिक्सचर है, 80% इसमें एसिड है, तो 20% वाटर हो गया। 20% वाटर मतलब स्टार्टिंग में 12 लीटर पानी था, इन्होंने कहा इसमें हम कितना पानी मिलाएं। तो अब जब पानी मिला रहे हैं तो अब तुम्हें पता कितना पानी है? नहीं है पता। जब पता ही नहीं है तो कैलकुलेशन कहां से करोगे? नहीं कर सकते ना। तो जब कैलकुलेशन उस वैल्यू पे कर नहीं सकते तो करेंगे कहां पे? जो फिक्स है, जो अनचेंज्ड है। हमें पता है एसिड पहले भी 48 लीटर था, एसिड अब भी 48 लीटर है। तो कॉन्सेप्ट बस यही है मेरे भाई कि जब भी इस तरीके से मिक्सचर एलिगेशन पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ इतना करेंगे कि जो वैल्यू फिक्स है, जो वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, आप उस पर कैलकुलेशन करोगे। इन्होंने हमसे जैसे ही बोला कि इसमें कितना पानी और मिलाया जाए,
हम तुरंत बोले कि हमें अब पानी पर कैलकुलेशन नहीं करनी, हम अब एसिड पर कैलकुलेशन करेंगे। बोले हाँ। मैंने कहा एसिड पहले कितना है? बोले 80%। बाद में कितना है? 60%। सपोज करो अगर एसिड ना दिया होता तब क्या करते? वाटर की वैल्यू दे रखी तो 100 में से घटा लेते। लेकिन कैलकुलेशन उस पर करोगे जो फिक्स है। बस अब इसके बाद सिर्फ इतना कर दीजिएगा कि फर्स्ट मिक्सचर फर्स्ट परसेंटेज, पहले मिक्सचर कितना था? 60। पहले परसेंटेज कितनी थी? 80%। बाद में मिक्सचर कितना हो गया? बोले सर जी पता नहीं कितना हो गया है। मैंने कहा ठीक है, बाद में परसेंटेज कितनी है? बोले 60%। सॉल्व कर दीजिएगा तो एक्स वैल्यू है आपके बाद वाले मिक्सचर की। इसका मतलब बाद में मिक्सचर 80 लीटर हो गया। पहले मिक्सचर कितना था? बोले सर पहले 60 लीटर था, अब मिक्सचर हो गया 80 लीटर। कैसे हुआ? 20 लीटर जो बढ़ गया है वो पानी मिला दिया होगा। तो कितना पानी मिलाया जाए? आंसर 20 लीटर मिलाया जाए। आई आई बात समझ? नहीं आई? आई। एक काम करो, एक और सवाल लगाओ, तब ज्यादा आएगी। ठीक है, मैं ढूंढता हूं, एक सवाल मैंने और डाला है, देख लेता हूं कहां पे है। ये लो, अब ये सवाल है आपके सामने। 20 लीटर का एक मिश्रण है, इसमें 20% एल्कोहल है, बाकी पानी है। 20% एल्कोहल है, बाकी पानी। इन्होंने कहा कि 4 लीटर अगर हम पानी और मिला दें, अगर हम 4 लीटर पानी और मिला दें तो अब क्या किया जाए? इन्होंने क्या पूछा है? अब इसमें एल्कोहल की मात्रा बताइए। पानी मिला रहे हो, एल्कोहल ही चाहिए ना। तो क्या किया जाए? पहले मिक्सचर कितना है? 20 लीटर मिक्सचर है, पानी मिला रहे हो, इसका मतलब एल्कोहल चाहिए। एल्कोहल की परसेंटेज, एल्कोहल कितना है? बोले सर 20 लीटर मिक्सचर है, 20% एल्कोहल है। मैंने कहा गुड। दूसरा मिक्सचर कितना है? बोले 20 था, 4 मिला दिया। दूसरा मिक्सचर कितना है? बोले 24 है। मैंने कहा दूसरी एल्कोहल की परसेंटेज कितनी है? बोले गुरु पता करनी है। एल्कोहल की परसेंटेज तो पूछिए, नए मिश्रण में एल्कोहल की परसेंटेज। सॉल्व कर जाओ यार। अगर मैंने 4 से कैंसिल किया, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, तो इसका मतलब P बराबर यहां से आ जाएगा 16/6। 16/6 को आप लिखते हो, सॉरी 100/6 इसको आप लिख सकते हो 16 सही 2/3%। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब आई समझ में? क्या किया हमने? जो वैल्यू चेंज हो रही है उस पर कैलकुलेशन नहीं करोगे। उसके बाद में बस पहला मिक्सचर पहली परसेंटेज, दूसरा मिक्सचर दूसरी परसेंटेज, तीसरा होता तो तीसरी भी कर लेते। बेसिकली रेशियो नहीं बदलता इनका, यही है। समझ के? अब कभी भी अगर ऐसा सवाल आए आप इजीली कर पाएंगे। क्लियर हुआ सभी को? चलिए और सवाल देखते हैं। अब जो छूट गए हैं, पहले छोड़ दिए सवाल, उनको देखते हैं। इस पर आइए, ये क्वेश्चन देखिए। एक परीक्षा में पास होने के लिए एक छात्र को 33 अंक चाहिए। 33 अंक नहीं होता है, 33% अंक चाहिए। 33% अंक आपसे बोला गया है कि एक छात्र है, उसे 33% अंकों की जरूरत है, राइट। और आपसे इन्होंने बोल रखा है उसे 125 नंबर मिले। 125 नंबर उसने स्कोर भी किया, बेचारा 40 नंबर से फेल हो गया। अभी चर्चा की थी यार कि अगर इसे 125 वाले को ये 40 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता ना। तो अगर 40 नंबर मिल जाते तो नंबर हो कितने जाते? 125 और 40, 165 नंबर हो जाते उसके। आप कह रहे हो 165 हो जाते, हम तो सीधा ये बोल रहे पास हो जाता, है ना। कुछ तो अच्छा होना चाहिए। तो 165 नंबर पे अगर पास हो रहे हो, और अगर परसेंटेज में देखा जाए तो 33% में पास हो रहे हो, इसका मतलब 165 नंबर जो है वो 33% के बराबर है। 33 से कैंसिल किया 5 बार जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा मेरे भाई 5 नंबर के। और अगर 1% बराबर हो गया 5 नंबर के, इसका मतलब परीक्षा के अधिकतम अंक 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 500 नंबर। हो क्या? आगे बढ़े अगले सवाल पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से कर भी जाओगे, है ना। बड़ा आसान सवाल है, और अगर इसे ऑब्जर्वेशन से सॉल्व कर लो तो और ज्यादा आसानी से लगेगा। ऑब्जर्वेशन से देखो कैसे करें। हमें दे रखा है पी का 50%। ये सवाल आपसे सिलेक्शन पोस्ट एमटीएस वाले में पूछा गया है ना। 10th लेवल वाले में सिलेक्शन पोस्ट का जो एग्जाम होता है वो 3 फेजेस में होता है, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएट लेवल। तो एमटीएस लिखा है, इसका मतलब 10th लेवल में आपसे पूछा गया है। अब क्या इसमें दे रखा है? इन्होंने कहा है कि 50% ऑफ पी, मतलब पी का आधा, क्यू का 25% क्यू के चौथाई के बराबर है। अब P का आधा Q के चौथाई के बराबर है, तो इसका मतलब अगर मैंने P को 2 ले लिया
तो 2 का आधा 1 हुआ, तो Q का चौथाई 4 का 1, P की वैल्यू 2, Q की वैल्यू 4, पता कर लिया। अब इनका कहना, इनका जो पूछना है वो सिर्फ ये है कि हमें ये बताइए कि P मतलब 2 जो है, 2 4 का कितना परसेंट है, x परसेंट है, मतलब 2 4 का कितना परसेंट है। साफ साफ दिख रहा है 2 4 का आधा होता है, आधा मतलब 50% होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। लग गया सवाल, खत्म, ये सवाल था। इन्होंने कहा x की वैल्यू बताइए कितना परसेंट है, दैट इज 50। या फिर आप वैल्यू रख देना तब भी सॉल्व हो जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, परेशान नहीं होना है। ठीक है, ऐसे सवाल भी आते हैं एग्जाम में, ये तो सिखाई दिया। ये लीजिए, वाह, इस सवाल पर यार चर्चा मैंने काफी करनी है। ठीक है, इस सवाल को जरूर से जरूर सीखना है। और ये सवाल आपसे एमटीएस 2019 में पूछा गया है। एक व्यक्ति अपनी सैलरी का 6% भाग बचा रहा है, 94% खर्चा कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 वर्ष के बाद उसकी सैलरी 15% बढ़ गई, किंतु उसकी बचत अपरिवर्तित रहती है। बचत वो पहले भी 6% कर रहा था, बचत आज भी वो 6 रुपए की ही कर रहा है, पहले भी 6 रुपए कर रहा था, अब भी वो 6 रुपए ही बचा रहा है। तो बचत अपरिवर्तित रही। आपसे पूछा खर्चा कितना बढ़ा लिया। तो जनरली बच्चा ऐसे कैसे करता है, जो मेरे पुराने स्टूडेंट, हमें पता है उनके दिमाग में क्या मेथड चल रहा है, और आज आपको वो चीज समझाऊंगा भी मैं, है ना। जो नए बच्चे होते हैं वो कहते हैं सर जब हमें पहले से एक आसान तरीका पता है तो फिर हम टफ वाले की तरफ क्यों जाए। मैं समझाता हूं क्यों जाओ। आपको इसका बेसिक तरीका पता है और जनरली बेसिक से ही सब करते भी हो। देखो यार, अगर मैं इस सवाल को बेसिक से लगाने चल रहा हूं, मैंने यही आपको बताया कि अगर 2014-2015 के आसपास के टाइम के अगर सैलरी एक्सपेंडिचर के सवाल देखो तो बेसिक से लगाने में दिक्कत नहीं करते थे, क्योंकि वैल्यू बड़ी आसान रखती थी। यहां पर जो सेविंग 6% है, वहां पर सेविंग सीधा सीधे बोल देते, बोले 20% बचा रहा है, सैलरी 25% बढ़ गई। तो अब इनकी कैलकुलेशन में तो यार समस्या नहीं आएगी ना। लेकिन अब यहीं पर अगर मैं ये अभी जो करने जा रहा हूं कि एक साइड पर सैलरी है, एक साइड पर एक्सपेंडिचर है, और बचा हुआ उसके पास सेविंग हो गया, राइट। आपसे बोला है कि 6% भागिए बचा रहा है, इसका मतलब 94 खर्चा कर रहा था अगर सैलरी 100 रुपए थी, और 6 रुपए बचा रहा था, कुछ यही तो बात रही। अब सवाल का कहना यह है कि उसकी सैलरी 15% बढ़ी, तो सैलरी हो गई 115। बोलो हाँ या ना। सैलरी 115 हो गई, खर्चा वो अभी भी, सेविंग वो अभी भी 6 रुपए ही कर रहा है, बचत अपरिवर्तित है, बचत वही है, तो इसका मतलब अब वो 109 रुपए खर्च कर रहे हैं। तो अब आप बताइए खर्च कितना बढ़ गया। बोले सर 15 रुपया बढ़ गया होगा जो सैलरी बढ़ी उसकी। मैंने कहा कितने से बढ़ा, बोले सर 94 से बढ़ा। मैंने कहा इंटू 100 कर लो, सॉल्व कर जाइएगा भाई, क्या आंसर आने वाला है। बोले सर सॉल्व तो हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन में फंस जाओगे। भगवान का शुक्र करो कि ऑप्शंस इतने दूर थे कि अप्रोक्सीमेशन आपकी मदद कर देगा, अदरवाइज सवाल कैलकुलेटिव है या नहीं है, बोलो हाँ या ना। सवाल कैलकुलेटिव, अच्छा खासा कैलकुलेटिव है। अब अगर ऐसा सवाल अगर एग्जाम में फंस रहा है तब क्या करेंगे आप। ऐसा सवाल अगर एग्जाम में फंस रहा है तब कैसे किया जाए। बोले फिर तो सर प्रॉब्लम है जाएगी। होगी या नहीं होगी प्रॉब्लम, सीधी बात है यार, प्रॉब्लम होनी। अब देखो यहीं पर मैंने क्या तरीका सिखाया, जो पुराने वाले बच्चे उन्हें पता है क्या तरीका है। जब भी सैलरी एक्सपेंडिचर पर सवाल आए कैसे करोगे, एलिगेशन लगाओ। एलिगेशन, एलिगेशन क्या होगा, बोले सर एक साइड पर एक्सपेंडिचर लगा लेंगे, एक साइड पर सेविंग का डिटेल रख लेंगे, और बीच में सैलरी आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है, अब जरा मुझे बताओ एक्सपेंडिचर कितना बढ़ गया। बोले गुरु पता करना है, ये तो दे ही रखा है, ये पता करना है। मैंने कहा ठीक है, सेविंग के बारे में क्या ख्याल है। बोले सर 0%, नो चेंज मतलब 0%। अगर सेविंग बढ़ गई होती तो प्लस के साइन के साथ रख देते, घट गई होती तो माइनस के साइन के साथ रख देते, कोई फर्क नहीं पड़ा है 0%। अच्छा, सैलरी पर क्या फर्क पड़ा है, 15% सैलरी बढ़ी है, 15% सैलरी बढ़ी है, यही तो रहा। अब जरा मुझे एक बात बताओ, यहां से इनका डिफरेंस कितना, इनका डिफरेंस कितना, उन पर चर्चा बाद में करेंगे। अगर ये 6% बचा रहा है, इसका मतलब 94% उड़ा रहा था। रेशियो कितना, बोले सर रेशियो 47, रेशियो कितना, रेशियो 47 और 3, रेशियो कितना 47 और 3, यही तो रहा।
अब जरा डिफरेंस देखिएगा इनका मेरे भाई, समझना, बड़े काम की चीज समझा रहा हूं। अगर डिफरेंस देखे तो 15 आया। अगर 47 बराबर 15 के अप्रोक्सीमेशन लगाइएगा। 47 बराबर 15 है, 47 मतलब क्या मैं 45 रख सकता हूं? बोले हाँ सर। तो मैंने कहा 45 से 15 हो रहा, तिहाई हो रहा है। कितना हो रहा है? तिहाई हो रहा है। तो वैसे ही ये 3 का अगर तिहाई किया तो यहां कितना होना चाहिए? बोले सर 1 का डिफरेंस आना चाहिए। कितना होना चाहिए? बोले सर 1 का डिफरेंस आना चाहिए। अगर ये 45 होता तब 15 है, तब 1/3 हो रहा है, लेकिन ये 47 है, तो ये 1/3 से भी थोड़ा सा कम है, क्योंकि 47 का 1/3 कितना होगा? 15.66। तो ये 1/3 से भी थोड़ा सा कम है। इसी तरीके से अगर 3 से अगर वैल्यू निकालें तो जो भी वैल्यू यहां पर आएगी वो 1 से भी थोड़ी सी कम होगी, 1 से भी थोड़ी सी कम होगी, जो अप्रोक्सीमेशन से आपसे बड़ी आसानी से ऑब्जर्व हो भी जाएगा। और अब आपको सिर्फ ये करना है 15 और 1। अब चूंकि ये 15 इससे बड़ा हो चुका है तो इससे छोटा होना चाहिए, जोड़ देंगे तो 16 के आसपास जो भी तुम्हारा आंसर होगा, 16 के आसपास जो भी तुम्हारा आंसर होगा उसको टिक कर लेंगे। आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी। लग गया, खत्म, टाटा। 16 से थोड़ा सा कम जो भी आंसर है, थोड़ा सा कम, 15.85 है। ये है आपका एलिगेशन मेथड। कितनी भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन बनी रहे, ये मेथड तुम्हें कैलकुलेशन फेस नहीं करने देगा सैलरी एक्सपेंडिचर में। हमेशा इसे अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। एक व्यक्ति अपने धन का, अपने जो भी उसका सेविंग अमाउंट है उसका 50% अपने पुत्र को दे देता है, 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है, और बाकी का जो 80% है वो एक ट्रस्ट को डोनेट कर देता है। ओके, तो ये तो आप बर्बरी लगा जाओगे यार, CHSL 2020 का सवाल है और ये बिना पेन चलाए लगेगा। देखो कैसे लगेगा। एक चीज और मैं समझा रहा हूं, कई बच्चों की आदत मैंने देखी है, आपकी भी है ना। करते क्या है, सवाल आसान होगा, कैलकुलेशन भी आसान है, लेकिन पेन जरूर चलाएंगे। तृप्ति नहीं मिलती ना पेन चलाए, ऐसा लगता है बोले ओहो हम इतने इंटेलिजेंट हो गए, बिना पेन चलाए सॉल्व कर लिया। ये इमेज को सूट नहीं कर रहे। पेन तो चलना ही चाहिए। जितना ज्यादा मन में सवाल लगाओगे, देखो दिमाग भी तेज होएगा। दिमाग एक ऐसी चीज है, जैसे जो जितनी भी देखो नेचुरल चीजें हैं, उनके साथ में एक चीज आप लोगों ने जरूर देखी होगी कि अगर आप उसे यूज कर रहे हो तो उसका बेटर वर्जन आपके सामने निकल के आता है, और अगर आप यूज नहीं कर रहे हो तो वो गायब हो जाता है। जैसे बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, कक्षा 9th हाई स्कूल में पढ़ा था, इंसान के पहले पूंछ थी, है ना। यूज नहीं किया, गायब है। अब वही चीज है, भगवान ने दिमाग भी दिया है, अब यूज नहीं कर रहे हो, आगे का एक्सप्लेनेशन करने की देने की जरूरत तो है नहीं ना। और अगर यहीं पर यूज करना शुरू कर दो, तो जैसे कुआं होता है, कुएं से अगर आप पानी निकाल रहे हो, पानी उसका यूज कर रहे हो, तो उसका पानी कभी खत्म नहीं होएगा, है ना। और बड़ा मतलब टेस्टी पानी आता है, एकदम मीठा, प्यास प्यास एकदम बुझ जाए। और वहीं पर अगर कुएं से पानी निकालना बंद कर दो तो सूख जाएगा। सेम दिमाग के साथ यूज कर लिया करो, बढ़ जाएगा। समझ गए? तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। करना क्या है कि जब भी आपके सामने सवाल दिखाई पड़े, सीधा दौड़ा मत कि नहीं यार सवाल लगाएंगे, पेन उठाएं। कई बार सोच के देखो यार, बरबरी लगाया करो, कोशिश करो, हो जाएगा। अब ये सवाल है आपके सामने कि 50% भाग अपने पुत्र को दिया, 30% अपनी पुत्री को दिया, कितना निपट गया? 80 गया, बचा कितना? 20 बचा। 20 बचा है। अब जो 20 बचा है, क्या लिखा है? शेष राशि का जो 20% बचा है उसका 80% ट्रस्ट में दे दिया। तो 20 का 80% कितना हुआ? 8 दूनी 16, 16 ट्रस्ट को दे दिया। 20 में से 16 ट्रस्ट को दे दिया। कितना बचा? 4% बचा। उसके पास 4% बचा। सवाल कह रहा है कि 16,000 बचा है, तो 4% बराबर 16,000, 1% बराबर 4,000। आसानी से कटेगा ना। 4% बराबर अगर 16,000 तो 1% बराबर 4,000। उन्होंने कहा पूरी राशि बताइए प्रारंभ में कितनी थी,
तो अगर 1% बराबर अगर 4,000 है तो 100% बराबर 4 लाख। ऑप्शन ए लग गया। पेन फ्री। CHSL 2020 का क्वेश्चन है। कोई पेन की जरूरत? और ये तो इस सवाल की चर्चा कर रहा हूं मैं। अगर पिछले कुछ सवालों को देख लो, कहीं पर जरूरत नहीं थी। इस सवाल में जरूरत थी क्या? इस सवाल में देखो क्या करना है। 20 और 20 रख लो गुणा। दूसरी साइड पर 24 हुआ, 4 से कैंसिल कर दिया। 100/6, 100/6 मतलब 16/3 बिना पेन के। और देखो यहां पर, ये तो मैंने पेन फ्री बताया था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर एक सवाल पेन फ्री लगेगा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि कोशिश करो पेन को कम से कम यूज किया जाए। अगर आदत अभी से नहीं डालोगे तो कभी नहीं पड़ेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये एक टॉनिक पिला दिया जाए और उससे तुम्हारा पेन छूट जाएगा, नहीं। अगर आप पेन यूज कर रहे हो प्रैक्टिस के टाइम पे, तो यकीन मानो मेरे भाई, एग्जाम में बिना पेन के आपका काम नहीं चलेगा। और पेन यूज करने का मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं अपनी स्पीड को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो ये तो आपका एक फॉल्ट हो गया ना। अब अगर इस चीज को अगर ओवरकम करना है तो कैसे किया जाए? बोले मेंटली कैलकुलेट करो, दिमाग में चीजों को सॉल्व करने की टेंडेंसी यूज करो, इस्तेमाल करो। स्टार्टिंग में थोड़ी सी गलतियां होंगी, लेकिन जब करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, तो यही गलतियां एक दिन सही भी हो जाएंगी और आपकी स्पीड भी इंप्रूव हो चुकी होगी। राइट, चलिए आगे बढ़ लेते हैं अगले सवाल पे। 10,000 रुपए एजेंट, वाह। कमीशन वाला क्वेश्चन, हेडिंग डाल लो सभी लोग। कमीशन पर बेस्ड सवाल। कमीशन पर बेस्ड जब भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आपके बुक में, जहां कहीं पे भी आपने कमीशन पर बेस्ड सवाल देखा होगा, हमेशा ये किया जाएगा आपसे कि एक एजेंट है, वो सामान बेच रहा है 10,000 रुपए का या जो कुछ भी रहेगा। ओके, राइट, चलो। चलिए, तो मैं जो बता रहा था कि कमीशन वाले सवाल कैसे आपको देखने को मिलेंगे कि एक एजेंट है, वो सामान बेच रहा है। तो अब एजेंट है तो कमीशन ही दिया जाएगा, परसेंटेज दिया जाता है। और हमेशा उस परसेंटेज में या तो इंसेंटिव लगेगा, कुछ भी करेंगे परसेंटेज बदलेंगे। ये सवाल की डिमांड है, राइट। ये सवाल की डिमांड है। डिमांड क्या? अब जिस सवाल देखो, इन्होंने कहा कि एक एजेंट को 10,000 रुपए की तक की जब तक वो बिक्री कर रहा है, तब तक उसे 5% कमीशन दे रहे हो। इसके ऊपर उसने जितनी भी बिक्री करी उस राशि पर 4% कमीशन दिया। तो सवाल ने 2% दे दिया आपको, और यहीं पर जाकर के आपका सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप क्या करते हो? आप ये कहते हो, सपोज कर लो सर जी, उसने X रुपए की सेल की और 10% पर उसे 10,000 पर उसे 5% कमीशन मिल रहा है। बचा कितना सेल? बोले सर X राशि बड़ी है, उसमें से सर 10,000 घटा दीजिए। ये वो राशि है जिस पर उसे 4% कमीशन मिल रहा है। बेसिकली पॉइंट ये हुआ कि आप इस सवाल को 2% वैल्यू पर सॉल्व कर रहे हो, और इसीलिए आपका सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसा नहीं कि सवाल गलत हो जाता है, सवाल लगेगा, अगर आया है एग्जाम में तो लगेगा, बस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, थोड़ा सा टफ हो जाता है। अब उसे आसान करने का तरीका यह है कि इन 2% को 1% में कन्वर्ट कर दो। 2% को 1% में कन्वर्ट कर दो। अब कैसे किया जाए वही आपको समझाना है। अगर वो आप समझ गए तो ये समझ लो कि फ्यूचर में कभी भी ये कमीशन वाला सवाल आपके लिए समस्या खड़ी नहीं कर पाएगा, ये चीज तय बात है। देखो कैसे करना है। अच्छा, ये वाली राशि कितनी आपको पता है? यहां से कुछ भी डाटा आप निकाल सकते हो क्या? बोले नहीं, यहां से तो नहीं निकाल सकते, एक्स पता ही नहीं कितना है, तो उसका 4% कितना होगा पता ही नहीं है, तो यहां से तो कोई हेल्प नहीं होने वाली है। हेल्प होगी यहां से। तो इस डाटा को यूज करते हुए दोनों परसेंटेज को सेम कर लो। अब दोनों परसेंटेज भाई इस परसेंटेज के साथ तो छेड़खानी कर नहीं सकते हैं, तो इसे हम एक काम करते 4 बना लेते हैं, बात खत्म। 1% बना लिया जाए। तो बात कुछ ऐसी रही, सवाल की अगर थीम को मैं समझाऊं आपको फिर से एक बार, देखो इस सवाल को अटेम्प्ट कैसे करना है। सवाल की थीम कुछ ऐसी रही कि एक सेल्समैन है, उसको बोला गया कि 10,000 रुपए तक जब तक आप सेल करोगे आपको 5% कमीशन मिलेगा। उसके ऊपर आप जितना भी सेल करोगे उस पर आपको 4% कमीशन दिया जाएगा। ठीक है, सेल्समैन दिमागी था और गुस्सैल भी था। उसने सेल करी, जितने की बिकी पता नहीं। उसने सबसे पहले अपना कमीशन निकाला, क्या पता हमने पकड़ाया और लेके निकल लिए। तो सबसे पहले उसने जितनी भी सेल करी उसने सबसे पहले अपना कमीशन निकाला,
और रिमेनिंग अमाउंट जो कि है 31,100 रुपए वो उसे दे दिया। ये सवाल का कहना है, ये ऐसा सवाल ने डाटा दिया है, आपसे पूछा है उसने कितनी बिक्री की थी। अब मेरा कहना यह कि परसेंटेज सेम बनाना है तो इस 4 को तो छेड़ नहीं सकते आप, इसे 4 बनाना है आपको। तो यहां पर जो उसने पैसे निकाल लिए थे अपने जेब में रख लिए थे, अब इसे अगर 4% बनाना है तो अभी इसे मिल रहा था कितना कम कर, 1% कम करना पड़ेगा। 10,000 का 1% मतलब 100 रुपए उसे कम लेना चाहिए, कायदा ये कहता है। बोलो हाँ या ना। ये 4% रहेगा कोई फर्क की बात नहीं, लेकिन यहां पर 5% ना ले, 4% ले ले, काम बन जाएगा अपना। अभी वो 5% लेके अपनी पॉकेट में रख चुका है। हम उसके पास गए, भैया लड़के को हो रही दिक्कत सवाल लगाने में, सवाल आसान करने के लिए एक काम करो, इसको भी आप 4% ही लो। बोला उसके लिए गुरुजी क्या करेंगे? हमने कहा उसके लिए बस सिर्फ करना यह है कि वो जो 1% एक्स्ट्रा है, 10,000 का 1% जो 100 रुपए तुम्हारी जेब में पड़ा है, वो भी निकाल के जमा कर दो जाके। जैसे ही तुम वो 100 रुपए निकाल के जमा करोगे जाके, फिर तुम्हारा ओवरऑल परसेंटेज, ओवरऑल कमीशन, ओवरऑल कमीशन कितना हो जाएगा? 4% हो जाएगा। बोला ठीक है। तो उसने जाके 100 रुपए जाकर के जमा कर दिया। 100 रुपए जाकर के जब जमा किया तो ये हो गया मेरे भाई 31,200 रुपए जमा हो गए। अब तुमने कहा अगर 31,200 रुपए उसने जमा कर दिए, दैट मीन्स अब उस कमीशन एजेंट ने कमीशन 4% लिया है। तो अगर 4% कमीशन लिया है, इसका मतलब ये जो राशि है ये 96% होगी उसकी सेल की, तभी तो 4% कमीशन ले लिया है। आपसे पूछा गया 100% वैल्यू बताइए, 100% की वैल्यू आपसे पूछी गई है। सॉल्व कर जाएंगे अगर इसे तो ये आ जाएगा आपका 31,200 गुणा 100 डिवाइडेड बाई 96, 96। ओके, 25 चौको 100, 25 चौको 100, 4 4 16, 96, 6 से कैंसिल किया, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12। तो सेल निकल के आ गई 52 इंटू 25 इंटू 25। तो 25 चौके 100 की 2 जीरो आ जाएंगी, और 13 और गुना 25 किया तो ये आ जाएगा 325। तो 32,500 रुपए की सेल हुई है। ऑप्शन डी करेक्ट है। एक बड़ा बेहतरीन सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। तो जब भी कभी आपके सामने कमीशन पर बेस्ड सवाल आएगा, कभी भी आपके सामने इस पैटर्न का सवाल आ रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना मेरे भाई, अगर आप सवाल को आसान करना चाहते हो तो वो जो एडिशनल परसेंटेज बन रहा है उसको सॉल्व कर लेना, दोनों परसेंटेज एक में कन्वर्ट कर लेना। और मैंने एक चीज बताई कि जो एक्स वाली वैल्यू है, मतलब जो एक फिक्स अमाउंट से ऊपर वाली वैल्यू, वो आपको पता नहीं है, तो उसमें छेड़खानी कर नहीं सकते हो। छेड़खानी आपको इनिशियल वाली वैल्यू में ही करनी रहेगी। एक दो सवाल अभी और होंगे कमीशन वाले, उन्हें लगवाएंगे और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बट इस तरीके से सवाल लगाना आज के बाद कभी भी अगर लगाने की जरूरत पड़ रही है। आइए अगला सवाल क्या है। एक परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी, हेडिंग डाल लो सभी लोग वेन डायग्राम, सभी लोग हेडिंग डाल लो वेन डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे लगाए जाए। वेन डायग्राम मतलब क्या होता है यार? कुछ अलग चीज नहीं है, जहां पर चीजें रिपीटेड बोर्ड पे हो, है ना, जगह कम हो, लोग ज्यादा हो। जैसे अगर क्लासरूम की मैं बात करते रहूं, अब क्लासरूम में 100 कुर्सियां पड़ी हैं, 150 लड़के आगे क्लास में, कैसे बैठेंगे? है ना, मैंने एग्जाम्पल गलत ले लिया, क्योंकि वेन डायग्राम में मैं कहता हूं कि एक कुर्सी पे 2 बैठा दो, तो उसमें तो नुकसान मेरा है ना, तोड़ दोगे कुर्सियां वगैरह, राइट। मुद्दा यह है कि स्पेस से ज्यादा जब अवेलेबिलिटी आ जाए तो वहां पर क्या लगेगा? वेन डायग्राम। देखो कैसे समझाता हूं, सवाल को जरा एक बार पढ़ो। एक क्लास में इन्होंने बात करी, एक परीक्षा में, तो अगर परीक्षा दी होगी तो 100% स्टूडेंट ने दी होगी। इनका कहना है 60% छात्र अंग्रेजी में पास हुए, 60% इंग्लिश में पास हुए, 70% मैथ में पास हुए। कितना हो गया टोटल? 130। इसके साथ साथ 20% दोनों में फेल भी हो गए। कितना हो गया? 150। पेपर तो 100% ही ने दिया था, तो ये 150 को कहां एडजस्ट करोगे? इसलिए जरूरत पड़ेगी वेन डायग्राम की। देखो कैसे करते हैं। मैंने कहा ये है मेरे भाई पूरी क्लास, ये है आपकी पूरी क्लास,
राइट। ये वेन डायग्राम्स। अब पूरी क्लास के जो बच्चे हैं, 100 बच्चे हैं आपकी पूरी क्लास में, आपने बोला 100 बच्चों ने सर एग्जाम दिया, मैंने कहा ओके। अब ये 100 बच्चों पर हमें चर्चा करनी है। इन्होंने कहा 20% बच्चे जो है वो दोनों में फेल हो गए। ये जो एक सर्किल दिख रहा है ये मैंने बनाया हुआ है, जो बच्चे इंग्लिश में पास हुए हैं। दूसरा सर्किल मैंने बनाया जो बच्चे गणित में पास हुए हैं। तो इसका मतलब यार जो बच्चे दोनों में फेल हुए वो ना तो इंग्लिश वाले घेरे में जा सकते हैं, ना मैथ वाले घेरे में जा सकते हैं, और क्लास से बाहर भी नहीं जा सकते, रहना क्लास के अंदर ही है। ये पूरी क्लास है ना आपकी, और ये इंग्लिश वाला घेरा वो है जो इंग्लिश में पास है, ये वो घेरा है जो मैथ में पास है। तो इन दोनों में ये 20% जा नहीं सकते, क्लास से बाहर भी नहीं जा सकते, तो ये 20 मैं यहां लिख दूं। ये वो बंदे हैं, ये वो बच्चे हैं जो फेल हुए। 100%, 100 बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, तो ये फेल हुए। अब कितने बच्चे, कितनी सीटें और बची क्लास में? तो 100 ही बच्चे बैठा रहे ना, तुम्हें 20 बैठा दिए तुमने। अभी कितने बच्चों की जगह बाकी है? 80 की। और बिठाना कितना है? बोले सर 60 यहां पर, 70 यहां पर, अभी 130 और बिठाना है? 60 यहां पर, 70, 130 बैठाना है, और जगह बची 80 की। कितने लोगों के लिए जगह कम पड़ रही है? तो 130 माइनस 80, 50 लोगों की जगह कम पड़ रही है। इसका मतलब क्या करें यार, आप एक काम करो, बोले सर ये वाली कुर्सियां डबल फॉर्मेट पे, मतलब इस कुर्सी पे ये जितनी भी कुर्सियां रखी ना यहां पे, ये वाली, इस कुर्सी पे इंग्लिश वाला भी बैठ जाएगा और मैथ वाला भी बैठ जाएगा। मतलब ये वो कुर्सियां जिन पर दो दो बंदे बैठे के। अब अपने पास यार 80 कुर्सियां खाली पड़ी हैं, लड़का आ गया 130, 50 लड़का खड़ा है, तो उन 50 को सभी को बैठा दो एक एक करके डबल करवा के, तो वो 50 इस डबल वाले बैठा दें। तो जब हमने वो 50 को इस डबल वाले बिठाया तो ये 50 लड़के हो गए। अब इंग्लिश में कितने लोग चाहिए थे? 60%। इंग्लिश वाले घेरे को अगर देख रहे हो तो 50 भर चुके हो, इसका मतलब बचा हुआ 10 और भर दो। इंग्लिश में देखो पूरे गोले में, इंग्लिश वाले गोले में 60 हो गए। इसी तरीके से अगर मैथ वाले गोले को देखें तो मैथ में 70 भर रहे हैं, और मैथ वाले में 50 हम भर चुके हैं, तो इसका मतलब बचा हुआ 20 और भर दीजिए। बैठ गए 80 लड़के। देख लो पूरी क्लास में 100 लड़के बैठे हैं। अब आपका पूरा सवाल भी सही है और सिचुएशन भी सही है। आपसे कहा गया इंग्लिश में 60% पास है, एसी चला दो। आपसे कहा गया इंग्लिश में 60% पास है, तो 50 और 10 कितना हो गया? देखो 60 हो गया। मैथ में 70 पास है, तो 50 और 20 70 हो गया। 20% दोनों में फेल है, देखो बाहर बैठे हैं, और क्लास में 100 बच्चे में टोटल कर लो 100 हो जाएगा। ये है आपका वेन डायग्राम। अब इससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछेंगे, और सवाल में आपसे क्या क्या पूछ सकते हैं मैं सारी चीजें ही चर्चा कर दे रहा हूं आपसे, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका। जैसे अगर मैं यहां से पूछूं, मुझे बताइए ये कौन कौन से हैं? ये जो 20 बच्चे हैं ये कौन से हैं? तो आप कहोगे सर ये वो बच्चे हैं जो ना इंग्लिश में पास है ना मैथ में, दोनों में फेल आएंगे। वेरी गुड। अच्छा, ये घेरे में कितने बच्चे आ रहे? बोले सर ये घेरे में इंग्लिश में 5 बच्चे आ रहे, तो इसका मतलब 60 बच्चे जो है, 60% बच्चे इंग्लिश में पास है। मैंने कहा गुड। मैथ में? बोले सर मैथ में 70% बच्चे पास है। हमने कहा अच्छा, ये 50 क्या है? ये 50 क्या है? बोले सर ये इंग्लिश में भी पास है और मैथ में भी पास है, इसीलिए दोनों घेरे में आ रहे। तो अगर आपसे पूछा जाए दोनों सब्जेक्ट में कितने बच्चे पास है, तो आपका आंसर हो जाएगा 50% बच्चे पास है दोनों में। ये 10% क्या है? बोले सर ये सिर्फ इंग्लिश वाले घेरे में आ रहे, मैथ में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ सर कि ये इंग्लिश में तो पास है लेकिन ये मैथ में फेल हो गए। और उसी तरीके से जो ये 20 है ये सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास है, ये इंग्लिश में नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब ये इंग्लिश में फेल हो गए। तो अब वो आपसे कुछ भी डाटा पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकते हैं बताओ कितने परसेंट बच्चे सिर्फ और सिर्फ मैथ में पास है? आंसर 20%। कितने बच्चे मैथ और इंग्लिश दोनों में पास है? 50%। कितने बच्चे मैथ में पास हैं? तो केवल मैथ नहीं बोला है, मैथ बोला है। तो मैथ में कितने पास हैं? 50, 20, 70। केवल मैथ में अगर बोले तो 20। समझ गए? अब देखो सवाल, बस मेन काम ये वेन डायग्राम बनाना है, बाकी तो सवाल आसान आएगा। आपसे इन्होंने कहा है कि यदि 2500 छात्र दोनों विषय में सफल हुए हैं, अगर 2500 छात्र जो है वो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, जो कि तुम्हारे हिसाब से 50% है, तो अगर 50% बराबर 2500 के है मेरे भाई, तो आपसे यह पूछा गया है कि कुल कितने बच्चों ने परीक्षा दी? 100% पूछा है। 50 बराबर अगर 2500 है तो 100 बराबर 5000। ऑप्शन डी। खत्म। लग गया?
अब एक वेन डायग्राम वाला और लगाते तो और मजा आएगा, है ना, और चीजें समझ पाओगे आप लोग। एक वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, ये लो, ये लीजिए अगला सवाल है। अब फिर से यही चीज है और फिर से यही कार्यक्रम करना है ना, फिर से यही चीज ट्राई करना है, सभी लोग ट्राई करेंगे। एक क्लास में 70% स्टूडेंट अंग्रेजी में पास हुए, 65% गणित में पास हुए हैं। तो 70 और 65 देखो, 135 तो यही हो गया। अभी कहानी और आगे जाएगी, 135 यही निपट चुके हैं। 27% दोनों में फेल भी हुए हैं, ये भी क्लास से ही है। तो 135 और 27 हो गई महाभारत, राइट। तो इस जगह पे क्या करोगे, बोले सर वेन डायग्राम लगाएंगे। लगाओ भाई, क्लास बनाई हमने, क्लास सादा सिंपल सी है हमारी। उसके बाद में हमने एक साइड पर इंग्लिश वाले बिठाए पास जो हुए, दूसरे साइड पर मैथ वाले बिठाए। ये इंग्लिश वाले, ये मैथ वाले हैं। तो 27% ऐसे हैं जो ना इंग्लिश में पास हुए ना मैथ में पास हुए, तो इन्हें बिठा दो कोने में, बोले निकल लो पतली गली। तुम ना मैथ में पास हो ना इंग्लिश में पास हो, तो उस जगह पे नहीं जा सकते हो। अब क्लास के 27 बच्चे तो बैठा दिए, टोटल होते हैं 100 बच्चे। तो जगह कितने की अब बची है, 27 कुर्सियां तो भर गई ना, तुमने बाहर लगा दी। स्पेशल अटेंशन तो ये फेल वालों को ही मिल रहा है क्योंकि फेल होना कोई मजाक थोड़ी नहीं है। आज की डेट में देखो पासिंग परसेंटेज कितना जाता है एग्जाम्स का। बोर्ड का रिजल्ट आया है अभी, सीबीएसई का आया ना कुछ ही दिन पहले, एक दो दिन पहले ही आया। परसेंटेज कितना है पासिंग परसेंटेज, 90% एबव तो होगा, है ना। अगर 90 भी मान लेते भाई, तो इसका मतलब 100 लड़कों ने पेपर दिया तो 90 पास हुए हैं। फेल कितने हुए, 10। दैट मीन्स पास होना बड़ा आसान है, फेल होना टफ है। 10 के ही दम बस की बात थी, समझे ना। तो इसलिए स्पेशल अटेंशन इन्हें पहले कुर्सियां लगा दी। बैठो तुम सुकून से बैठो, रसना रसना मंगाते तुम्हारे लिए, गर्मियां चल रही, लस्सी सी दो, लस्सी दो यार, ठीक है। लाओ भाई, तुम्हारे हिस्से का हम पी ले रहे हैं। हाँ, तो कहां पे थे, तो ये बैठ गए। अब इसके बाद क्या, कुर्सियां कितनी बची, बुकिंग तो 100 कुर्सी की है, 27 पड़ गई। 100 में से 27 घटाया, कितना बचा मेरे भाई, 100 में से अगर 27 को अगर हटा देंगे तो अभी कुर्सियां बाकी हैं 73। अच्छा, और जगह कितने को अब चाहिए, बैठने कितने वाले हैं, 70 और 65, 70 प्लस 65, अभी 135 की व्यवस्था बनानी है यार, 135 की व्यवस्था बनानी है और कुर्सियां बची सिर्फ 73। तो क्या किया जाए, बोले सर पता करो कितनी एक्स्ट्रा चाहिए। बोले 73 को अगर घटाया हमने यहां से तो 2 और 6, 62 कुर्सियां और चाहिए। बोले बिठा दो सबको डबल डबल पे। तो ये वाले 62 हमने डबल डबल बिठा दिए यहां पर, 62 बैठ गए। अब क्या है, बोले इंग्लिश वाले में 70 बैठाने, 62 बैठ गए इंग्लिश वाले में, तो 8 और बैठा दो। मैथ वाले में 65 बैठाने, 62 बैठ गए तो 3 और बैठा दो, काम कंप्लीट। टोटल कर जाओ मेरे भाई, 100 ही बच्चे होंगे, सारी कहानी कंप्लीट हो गई, फिट एकदम। अब जो भी पूछा गया उसको सॉल्व करेंगे। इन्होंने कहा है अगर 248 से विद्यार्थी दोनों सब्जेक्ट में पास हुए, तुम्हारे हिसाब से दोनों सब्जेक्ट में कितने पास हुए हैं, आप कहोगे सर 62 बच्चे। क्वेश्चन कह रहा है 248 पास हुए। 6 चौको 24, 2 चौको 8, तो 1 बराबर हो गया 4 के। आपसे पूछा गया कुल कितने विद्यार्थी थे, 100 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 400, ऑप्शन ए करेक्ट है। लग गया सवाल। अब फ्यूचर में कभी भी वेन डायग्राम पर सवाल आए आप फाइंड आउट कर सकते हो, ओके। अच्छा, यहीं से आपको एक मैं सवाल दे रहा हूं होमवर्क में, राइट। अभी से कमेंट कर देना क्योंकि बाद में तुम लोग भूल जाओगे। मुझे कमेंट में आप सभी लोग ये बताइएगा कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास है। ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में पास है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगले सवाल पे चल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, अगला क्वेश्चन ये है कि खाने के तेल की कीमत 25% बढ़ जाती है, बजट को सही रखने के लिए उसने तेल का उपयोग 20% कम कर दिया, तो बताओ खर्च पर क्या फर्क पड़ेगा, राइट। खर्च पर क्या फर्क पड़ना है। अब इन्होंने दे रखा है कि खाने के तेल की कीमत जो है वो 25% बढ़ी है, 25% का मतलब होता है 1/4। तो जो प्राइस है वो 1/4 बढ़ा है, इसका मतलब 4 रुपए से कितना हो गया, 5 रुपए हो गया। तो कंजम्पशन कितना हुआ,
अगर कंजम्पशन की बात करें तो 20% कंजम्पशन कम कर दिया। 20% का मतलब होता है 1/5। तो कंजम्पशन 5 से 1 कम कर दिया गया, तो पहले 5 यूनिट खर्चा हो रहा था, तो अब 4 यूनिट खर्चा हो रहा है। अब यार एक बात होता है, जब 4 रुपए का रेट था तब 5 किलो खर्चा हो रहा था, तो इसका मतलब 20 रुपए का बिल पहले बन रहा था। अब कितना बन रहा है? बोले सर अभी भी बिल 20 रुपए का ही बन रहा है, पहले भी 20 का और अभी भी 20 का। तो कोई फर्क पड़ा? बोले कोई फर्क नहीं पड़ा, व्यय पे खर्च पे कोई फर्क नहीं पड़ा। दैट मींस नो चेंज। ये सवाल सीजीएल 2020 ने पूछा है। क्लियर हुआ? राइट। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं आज के सेशन का। वाह यार, ये सवाल आपसे पूछा गया एमटीएस सिलेक्शन पोस्ट में। सवाल की प्रेजेंटेशन पर इन्होंने काफी अच्छा काम किया, बच्चे को गोल गोल घुमाने का इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। सवाल को जब एक बार आप पढ़ के देखो, आपको मजा आएगा पढ़ने में, है ना? आपको सवाल को पढ़ने में मजा आएगा। मैं कुछ पी लूं, मैं उसमें मजे ले लेता हूं। मन तो नहीं चल रहा है? चलते रहना चाहिए, है ना? मन बड़ा चंचल है, लेकिन सवालों के लिए, बाकी और कुछ नहीं। और किसी चीज की हमसे हमदर्दी की उम्मीद ना करें। ठीक है, आइए क्वेश्चन क्या है। अब जरा सवाल के बारे में हम बात कर रहे थे आपसे। सवाल देखो कैसे घुमाया। 1 अप्रैल 2022 को पेट्रोल की कीमत में 8% की वृद्धि हुई, राइट? और ये कब वृद्धि हुई, किसके कंपैरिजन में? बोले 1 जनवरी 2022 के कंपैरिजन में जो प्राइस अब 1 अप्रैल 2022 को बिक रहा है वो 8% बढ़ गया है। फिर बोले दिसंबर सितंबर कितनी है? 31 सितंबर। भाई साहब ये कब आया? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, एमटीएस। ये बिल्कुल बैल है क्या? बिना दिमाग लगाए सवाल बना देते हैं, और लगाते भी सब लोग हैं। सब कुछ अच्छा लगे हमें, हमें सब कुछ पसंद आया, लेकिन बस मैंने आज दिन तक अपने जीवन में ये डेट नहीं देखी। मैं मिलना चाहता हूं उस बंदे से जिसने ये डेट लिखी है। मैं चाहूंगा कि यार कुछ तो यार बताए इस डेट के बारे में। हम आज दिन तक नहीं मिले, क्योंकि हमने यही सीखा है बचपन से, है ना? ये मुक्के वाले तरीके से भी सीखा है, और वो एक कहानी भी चलती है ना, जून नवंबर अप्रैल सितंबर, ये 4 महीने कितने के होते हैं? 30 के। भाई साहब ने पेट्रोल के प्राइस बढ़ाए हैं 31 को, फिर भी जनता दुखी है। और कितने अच्छे दिन चाहिए, है? 31 दिसंबर को, और एग्जाम में आया सवाल सेम लैंग्वेज के साथ में। राइट, चलो ठीक है यार, 31 से लगाओ, अब जब दे दिया है तो करना तो पड़ेगा। मुद्दा ये है, सवाल में सिर्फ इसका जरूरत है तुम्हें कि इस पेट्रोल की पहली की ग्रोथ जो हुई जनवरी से अप्रैल में 8% की हुई, फिर अप्रैल से सितंबर में 5% की हुई। इतना होने के बाद में सितंबर में जो ये पेट्रोल बिक रहा है ये 96 रुपए 39 पैसे का बिक रहा है। तो जनवरी में कितने का था? इतनी रामायण महाभारत का सार ये निकला है कि पेट्रोल के प्राइस में 2 बार सक्सेसिव ग्रोथ हुई है। उसके बाद में पेट्रोल हो गया 96 रुपए 39 पैसे का। इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी गई है, सिंपली सक्सेसिव परसेंटेज का सवाल है और कुछ नहीं था। क्या करना है, हमने मान लिया इनिशियल प्राइस पेट्रोल का कितना है, एक्स। पहले कितनी ग्रोथ हुई? 8% की ग्रोथ हुई है, इसका मतलब 108 रुपए, 108/100 हो गया होगा प्राइस। फिर दूसरी ग्रोथ 5% की हुई है, तो इसका मतलब 105/100 रुपए प्राइस हो गया होगा। इस तरीके से ये प्राइस कितना हो गया जाके? बोले 96 रुपए 39 पैसे। यही तो बना ना मेरे भाई। अब यहां पर थोड़ी सी चालाकी दिखा लेते हैं। मैंने इस 100 को हटाया यहां से, तो ये हमारा आ जाएगा 96 39। डेसिमल का काम कंप्लीट हो गया, 100 उधर बेच दी, काम कंप्लीट हो गया। अच्छा, और कुछ कैंसिल होगा? अगर मैं इसे कैंसिल करूं, 21 पंचे 105, क्योंकि मैंने अपने ऑप्शंस को देखा, पूरे पूरे कंप्लीट वैल्यू है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू उन्होंने पूछ ली, इसका मतलब सब कुछ कटेगा कायदे से, है ना? तो 21 से कैंसिल किया, 21 पंचे 105, इधर पे 21 से कैंसिल किया, 21 चौको 84, 12 बचेगा 21 पंचे 105, 18 बचेगा 21 निम्मा 189। ये आ गया यहां तक। और कुछ कट रहा है? 9 से कैंसिल करो अगर, 12 निम्मा 108, ये गया। और अगर इसे 9 से कैंसिल किया तो 9 एकम 9, 9 9 पंचे 45, 9 एकम 9, ये आ चुका। और कुछ कटेगा? बोले बिल्कुल कट जाएगा गुरुदेव, जो जो चाहो वो होगा। 3 से कैंसिल किया अगर इसे हमने, 3 से क्यों,
12 पंचे 60, 60 हो गया तो 60 को कैंसिल किया 3 बार और ये 5 बार, और 3 से कैंसिल करने पर ये जाएगा 17 बार। तो बेसिकली आपके पास सिर्फ इतना बचा कि x अपॉन 5 इज इक्वल टू 17। तो अगर 5 को उधर भेज दोगे तो इनिशियल प्राइस दैट इज 85, ऑप्शन ए करेक्ट। खत्म, सवाल लग गया। 85 रुपए था इनिशियल प्राइस, बस ये सवाल था ना। बाकी मौज तो सवाल में आई गई 31 सितंबर की वजह से, है ना। नहीं, वो तुम्हारी वजह से है। जब तुम लोग पढ़ रहे होते हो अच्छे से, मेहनत से, मन लगा के, तो सवालों को लगाने में, पढ़ने में, पढ़ाने में आनंद आता है ना। ये फीलिंग है, एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो जस्ट फील करो, है ना। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलने वाला। आइए अगला सवाल देखते हैं। रूपा की बचत उसके खर्च का 16% है। वाह, क्या सवाल है। सिलेक्शन पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में आया है सवाल। सवाल की लैंग्वेज पर ध्यान देना, लैंग्वेज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इन्होंने क्या कह रखा है कि जो रूपा की बचत है उसके खर्च का 16% है। खर्च का कनेक्शन खर्च से दिया है। अब जो जल्दबाजी में पढ़ने वाले लोग हैं वो सीधा क्या करेंगे, 100 कमाया, 16 बचाया, 84 खर्चा किया। गलत वहीं पे सवाल। सवाल को गहराई से पढ़ो। क्या बोला है, रूपा की जो बचत है वो एक्सपेंडिचर का 16% है। इसका मतलब यह हुआ मेरे भाई यहां से कि एक्सपेंडिचर अगर 100 रुपए है तो सेविंग एक्सपेंडिचर का 16%, दैट मीन्स 16 रुपए हो जाएगी। अगर रूपा का खर्च 100 रुपए है तो सेविंग हो जाएगी 16 रुपए, दैट मीन्स रूपा ने कमाया कितना, आप कहेंगे सर 116 रुपए कमाया। यही तो बात रही, इस लाइन का ये मतलब था। अब जो जल्दबाजी वाले होंगे समझ गए ना कैसे लंका लगी उनकी, क्योंकि वो तो सीधा 16% बचत इतना पढ़ेंगे, बचत 16%, तुरंत 100 84 16 हो गया। समझ गए। अब आगे क्या बोला है कि अगर उसकी बचत जो है वो 25% बढ़ जाए। अब अगर इसको 25% मतलब 1/4 बढ़ाना है तो अब नई बचत कितनी हो गई, 20 रुपए हो गई। और पूछा है कि अगर उसका खर्च 10.5% बढ़ जाए, तो खर्च को अगर 10.5% बढ़ाया तो ये बढ़ जाएगा 10.5, 100 का 10.5 यही हो जाएगा, 110.5 खर्चा कर रहा है। तो आपसे पूछा गया कि उसकी सैलरी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, बस ये बताइए। तो यार देखो यार, 116 कमा रहा था, अब खर्चा यहां पर 10 रुपए बढ़ा भी दिया, बचत भी 4 रुपए बढ़ गई। इसका मतलब देखा जाए तो 14.5 रुपए उसकी सैलरी बढ़ी है। बोलो हाँ या ना। कितनी सैलरी बढ़ गई उसकी, 14.5% बढ़ गई। कहां से, 116 से। तो वही पूछा है कि कितनी सैलरी बढ़ी है, तो आप कहेंगे सर 14.5 कहां से बढ़ी, बोले सर 116 से, इंटू 100 कर लीजिएगा। एक जीरो से डेसिमल खत्म, 29 चौको 29 पंचे, तो 50/4। 50/4 को हम लिखते हैं 12.5, 12.5%। तो सैलरी कितनी बढ़ गई, बोले सर सैलरी बढ़ गई 12.5। ऑप्शन डी करेक्ट। अब क्लास में एक बच्चा बोला, है ना, मेरी क्लास में सबसे ज्यादा खुराबाती प्राणी मिलते हैं, है ना, इनको हमेशा कुछ ना कुछ नया ऊटपटांग सूझता रहता है। तो उसने कहा कि सर जी ये तो ठीक है, लेकिन तुम अभी थोड़ी देर पहले कुछ बोले थे। हमने कहा भूल गए, क्योंकि एग्री करने में अपने को दिक्कत है ना। क्योंकि हमने बोला था कि जब भी सैलरी एक्सपेंडिचर का सवाल आए तो किससे लगेगा, एलिगेशन से लगाओ, आसान रहेगा। तो सर इसमें तो एलिगेशन लगाया नहीं, इसमें तो बेसिक पकड़ लिए हो, अपनी बात पर नहीं टिके। इसमें इसलिए बेसिक लगाया जिससे कि तुम सवाल की गहराई को समझ पाओ, नहीं तो ये सवाल आप गलत करके आ जाओगे। सही है गलत, इसमें इसलिए बेसिक लगाया कि आप सवाल को समझ पाओ। और उम्मीद करता हूं कि एक्सप्लेनेशन के बाद समझ तो गई हो कि अब सवाल क्या है। और जब सवाल समझ गए हो तो फिर तो अब एडवांस तरीका भी लगा सकते हो ना। तो अब यूज करो एलिगेशन और सेम सवाल को सॉल्व करो एलिगेशन से। सैलरी एक्सपेंडिचर वाले सवाल के लिए अगर मैंने कहा है कि एलिगेशन लगाना बेस्ट मेथड है, तो इसका मतलब डेफिनेटली है।
राइट। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ये तुम्हारे लिए हम एलिगेशन से लगा देते तो गारंटी की बात है कि पूरी क्लास के ऊपर से बाउंस मार जाता। सही है गलत? अब समझ पाए ना डाटा क्या क्या दिया गया है? तो अब शुरू हो जाइए अपने सवाल को लेकर के। एक साइड पर एक्सपेंडिचर रखना और एक साइड पर सेविंग रखनी है आपको, राइट। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ रहा है? बोले सर एक्सपेंडिचर बढ़ा है प्लस का 10.5। मैंने कहा वेरी गुड। सैलरी कितनी, सेविंग कितनी बढ़ी है? बोले सर सेविंग बढ़ी है 16%। ये 10.5% बढ़ा है, ये 16% सेविंग बढ़ी है। मैंने कहा अच्छा, एक्सपेंडिचर और इसका सेविंग का रेशियो क्या था? बोले अगर एक्सपेंडिचर 100 तो सेविंग 16। यही तो पहली लाइन का मतलब था। यही तुम गलत कर जाते अगर मैं ना समझाता। तो रेशियो कितना है इनका? अगर 4 से कैंसिल कर दिया तो आपको सर रेशियो हो जाएगा 25:4। इस रेशियो में चल रहा है। अब आपको बीच वाली वैल्यू पता करना सिखाया ना, इनका डिफरेंस और इनका सम, राइट। क्या सिखाया? इनका डिफरेंस और इनका सम। निकालो भाई डिफरेंस। कितना डिफरेंस? अच्छा सॉरी, बचत में 25% की वृद्धि हुई, 16 नहीं है, 25% है, 25% है। तो ये 25%, बचत 25% बढ़ी है, ठीक है, 16 नहीं। तो क्या सिखाया कि इनका डिफरेंस और इनका सम बराबर कर लेना। तो करो भाई डिफरेंस बराबर। तो इनका डिफरेंस अगर देखा जाए तो ये डिफरेंस कितना आया? 14.5 का डिफरेंस आया। और इनका सम कितना है? बोले सर 29। मैंने कहा वेरी गुड। इसका मतलब क्या है? बोले सर आधा हो रहा है तो 2 बराबर 1 के हो जाएगा। 2 बराबर 1 के तो 4 की वैल्यू निकाल लो। 4 बराबर कितना हो जाएगा? बोले सर 2 के। इसका मतलब जो ये 4 का फर्क आ रहा है तो इनका फर्क 2 का होना चाहिए। 10 में 2 जोड़ दीजिएगा। सैलरी में 12.5% की ग्रोथ मिली है। सवाल लग गया, खत्म। ये है एलिगेशन। समझ गए? इसलिए मैंने पहले नहीं बताया था, नहीं तो आप यहीं पर झूम जाते। बोले सर 16 और ये 10 और 100 और 16 कैसे आया? सवाल की पहली लाइन ने स्पेशल अटेंशन लिया। जनरली आपसे बोला जाता है कि 20% सेव कर रहा है सैलरी का, लेकिन इसमें बोला गया कि खर्च का 16% सेव कर रहा है। स्पेशल है, ठीक है। समझ गए सभी लोग? अच्छा सवाल था, स्टार लगा लेना। आ जाइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि चेन्नई में एक आईपीएल मैच का टिकट 2500 रुपए का था। जब टिकट की कीमत कम की गई तो टिकटों की बिक्री 50% बढ़ गई, बट रेवेन्यू में 15% की कमी देखी गई। आए हाय। तो कितनी कीमत घटाई गई है ये आपसे पूछा गया, और प्राइस पूछा है। मजेदार बात यह है, प्राइस पूछा है। इसका मतलब 2500 को यूज करना पड़ेगा। देखो यार कैसे करना है। इन्होंने हमसे बोला कि टिकटों की बिक्री में 50% की वृद्धि हुई। मतलब पहले अगर 2 टिकट बिक रहे थे तो अब 3 टिकट बिके। पहले कितने बिक रहे थे? 2 टिकट बिक रहे थे, अब कितने बिके? 3 टिकट। एक टिकट पहले कितने का था? बोले सर जी 250 रुपए का। इसका मतलब पहले बिक्री हो रही थी 5000 रुपए की। बोलो हाँ या ना? पहले बिक्री हो रही थी 5000 रुपए की, 2 टिकट बिक रहे थे ना। 50% ग्रोथ हुई है ना बिक्री में। टिकटों की बिक्री में 50% की वृद्धि हुई है, तो 2 से 3 हो गए टिकट। पहले 2 बिक रहे थे, अब 3 बिक रहे। और एक टिकट अगर 2500 का था तो 2 टिकट पहले कितने के बिक रहे थे? 5000 रुपए में बिक रहे थे। इन्होंने कहा जब ये नया प्राइस हमने लगाया तो हमारे 3 टिकट बिके, लेकिन हमारी जो टोटल बिक्री हुई है वो 15% का घाटा दे गई। अब जरा मुझे यार घाटा बताना कितने का हुआ? बोले सर अगर 15% का घाटा देखेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 15 अपना 75, 750 रुपए का घाटा पड़ गया। यही तो घाटा हुआ ना। अब अगर 750 रुपए कम के टिकट बिके हैं तो इसका मतलब 4250 रुपए के टिकट बिके। बोलो हाँ या ना? तभी तो 15% का घाटा हुआ टोटल रेवेन्यू में। तो 4250 रुपए के तुमने 3 टिकट बेचे, तो एक कितने का बिकेगा? सॉल्व कर जो, 3 से डिवाइड करोगे, 14 तिया 42, 14 16 कहीं पर आंसर है? बोले है, ऑप्शन सी करेक्ट है? अभी तो देखने में बड़ा कैलकुलेटिव लग रहा था। सही ईमानदारी से बताना, लग रहा था ना कैलकुलेटिव? सवाल को सही नजरिए से देखो। मैं हमेशा बोलता हूं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीखो, इनसे कैलकुलेशन अच्छी होती है। जब आपको वो एग्जैक्ट वैल्यू पे कैलकुलेशन नहीं करने को बोले तो उसको छेड़ो मत। मैं कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं छेड़ता हूं, लेकिन अब जब यहां पर आंसर ही एग्जैक्ट वैल्यू पे मान रहे हैं तब तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना। तो चीजें आसान भी हो सकती हैं।
क्लियर हुआ, समझ गए सभी? ओके, चलो आगे। नेक्स्ट, एक मोटरसाइकिल की कीमत एक कार की कीमत से 60% कम है। बस यहीं से पकड़ लो पॉइंट। एक मोटरसाइकिल की कीमत कार की कीमत से 60% कम है। ये मोटरसाइकिल हो गई, ये कार हो गई। कार की कीमत अगर 100 है तो मोटरसाइकिल की 60% कम कर दो। 60% कम करने का मतलब मोटरसाइकिल 40 रुपए की। कर लिया इतना? परसेंटेज है ये तो सबको आता है यार। अगर कोई 2 और 5 भी कर रहा है तो भी बड़ी खुशी की बात है। अगर कोई 2 और 5 भी कर रहे हैं ना तब भी बड़ी खुशी की बात है। ठीक है। यदि मोटरसाइकिल की लागत में 40% की वृद्धि होती है, कार की लागत में 10% की कमी होती है। लागत नहीं, लागत मूल्य होगा। ठीक है, हाँ, लागत मूल्य में तो 10% कमी होती है। तो 4 कारें और 5 मोटरसाइकिल की कुल लागत में कितने परसेंट की ये तो उन्होंने बढ़िया अच्छा खासा कैलकुलेशन वाला सवाल बनाया। सवाल कठिन नहीं है, सवाल कैलकुलेटिव है। इनका कहने का मतलब यह है कि भाई अगर हम मोटरसाइकिल की लागत को 40% बढ़ा दें, 40% बढ़ाने का मतलब यह हो गया कि अब ये 4 चौको 16 रुपए बढ़ गई। तो 16 रुपए बढ़ने का मतलब 56 रुपए हो गई है मोटरसाइकिल की लागत। और कार की कीमत को 10% हम कम कर दें तो 10% का मतलब 10 रुपए कम कर देंगे तो ये 90 रुपए में कार बनने लगी। तो आपसे ये कहा गया कि तो 4 कारें और 5 मोटरसाइकिल की कुल लागत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले ये बताओ कि पहले ये 4 कारें और 5 मोटरसाइकिलें कितने की पड़ रही थी। पहले ये जो 4 कारें और 5 मोटरसाइकिलें थी ये कितने की पड़ रही थी। तो आप यही तो कहने वाले हो कि सर 4 कारें अगर देखा जाए तो 400 रुपए की और 5 मोटरसाइकिल 200 रुपए की। तो इसका मतलब पहले ये जो कॉस्टिंग थी ये 600 रुपए पड़ रही थी। अब क्या हुआ, आपने कहा सर यहां से 16 रुपए बढ़ गया है तो 5 मोटरसाइकिल है तो 80 रुपए तो यहां से बढ़ा है और 4 कारों में 10 रुपए कम हो रहा है तो 40 रुपए कम हुआ। 80 बढ़ा और 40 कम हो गया। ओवरऑल 40 बढ़ा, कितने पे बढ़ा? 600 पर। क्या बढ़ा? बोले 40 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है? 600 पर बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 40 रुपए आपको ग्रोथ मिली 600 रुपए की परचेज पर। इंटू 100 कर दीजिएगा। 40/6 20/3, इसका मतलब 6 सही 2/3 का आपको इंक्रीमेंट मिल रहा है। ये इन्होंने कैसे आंसर दे रखे हैं, है ना? जो आंसर दिए उनके अकॉर्डिंग तो ऑप्शन सी करेक्ट है। जो ऑप्शंस दिए हैं उनके अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। लेकिन ये आपको भी पता है कि ऑप्शन गलत टाइप हुए हैं, है ना? आपको भी मालूम है ऑप्शन गलत टाइप हुए हैं, वो फ्रैक्शन बनाने के चक्कर में निपटा दिया है। एक्चुअल में ये लिखा होगा इंक्रीज्ड बाई 6:2/3%। तो जो एक्चुअल आंसर है वो ये रहेगा कि 6:2/3% की ग्रोथ मिली है, प्रॉफिट हुआ है, फायदा हुआ है, वृद्धि हुई है। समझ गए? ये सवाल का आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ लेते हैं, एक सवाल और लगाते हैं। एक पेन का मूल्य एक नोटबुक के मूल्य से 20% कम है। अब बस यहां से समझना, एक पेन का मूल्य नोटबुक के मूल्य से 20% कम है तो एक साइड पर पेन और एक साइड पर नोटबुक। 20% कम मतलब 1/5 हो गया। 20% का मतलब 1/5। जो पेन का प्राइस है वो नोटबुक के प्राइस से 1/5 कम है तो नोटबुक अगर 5 रुपए की तो पेन 4 रुपए का हो गया। आगे क्या दे रखा है? 4 नोटबुक और 5 पेन का कुल मूल्य 144 है। चलो भाई अपने हिसाब से लगाओ, रेशियो को ब्रेक कर लो, रेशियो को ब्रेक कर लो। तुम्हारे हिसाब से 4 नोटबुक और 5 पेन कितने रुपए के? तुम्हारे हिसाब से 4 नोटबुक 4 पंचे 20 और 5 पेन कितने के? 5 को 20। तुम्हारे हिसाब से ये प्राइस होना चाहिए 40 रुपए। तुम्हारे हिसाब से ये प्राइस होना चाहिए 40 रुपए, जो कि सवाल के अकॉर्डिंग है 144, 144। जो चीज तुम्हारे हिसाब से 40 होनी चाहिए वो सवाल के अकॉर्डिंग 144 हो रही है, 144 हो रही है। आपसे कहा गया एक नोटबुक का मूल्य 10% कम हो जाने से और पेन का मूल्य वही रहने से 5 नोटबुक और 3 पेन का मूल्य कितना होगा। अब इन्होंने बोला कि एक नोटबुक का मूल्य 10% कम हो गया। 10% कम हो गया इसका मतलब 4.5 हो गया।
10%, यहां मत लिखो अनुज, सब छीछल इधर कर देना। पहले कितना था? 20 इधर पर और 20 इधर पर। इसका मतलब तुम्हारे हिसाब से 40 और क्वेश्चन के हिसाब से 144 रुपए ये था। ठीक है, इन्होंने कहा 10% अगर नोटबुक का प्राइस कम हो जाए तो नोटबुक का नया प्राइस हो गया 4.5। राइट, नोटबुक का नया प्राइस हो गया मेरे भाई 4.5, बाकी तो सब सेम ही है। पेन का प्राइस वही है, पेन का प्राइस वही रह रहा है, ये 4 रुपए का ही रह रहा है। तो अब इन्होंने आपसे कहा है कि हमें बताइए 5 नोटबुक और 3 पेन का मूल्य। तो 5 नोटबुक कितने की पड़ी? 22.5। और 3 पेन कितने का पड़ा? 4×3 = 12। तो ये आ जाएगा 34.5। अब मेरे भाई तुम्हें दे रखा है डाटा इन्होंने 40 बराबर 144 के, तो 34.5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर जाइए, सवाल वहीं पर ढेर। अब अगर हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं यहां पर, तो कैलकुलेट करने पर हमारे पास ये आएगा 144 गुणे 345 डिवाइडेड बाई 400। यही तो रहा, डिवाइडेड बाई 400। कुछ कटेगा? 4 से कैंसिल करो। 4 से क्यों करो, 16 से करो 25 बार, और 16 निम्मा 144। ये हो गया। 5 से कैंसिल किया, 5 से कैंसिल, 5×6 = 30, 5 निम 45। तो ये आ जाएगा 9 निम 81 की हासिल 1, हासिल 8, 9×6 = 54 और 8 62 डिवाइडेड बाई 5। राइट, 5 से अगर भाग किया तो 1, 1 बचा, 5 दूनी 10, 124.2 रुपए। कितना प्राइस आया? 124.2 रुपए, ऑप्शन सेकंड। सिंपली कैलकुलेशन, और कुछ नहीं था। राइट, और कुछ नहीं था, बस परसेंटेज का यूज सिखाया है। ओके, अच्छा, अब मैं टेलीग्राम चैनल पे इस सेशन की पीडीएफ डलवा दूंगा। पिछली सेशन की शायद पीडीएफ नहीं पड़ी है ना? तो पिछली वाली भी पीडीएफ जितने भी पीडीएफ हैं वो सारे के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिए जाएंगे, है ना? तो आप टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ कलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ के पीडीएफ के साथ साथ कुछ एडिशनल पीडीएफ भी रहते हैं, वहाँ पर कुछ एडिशनल सवाल भी रहते हैं जिनकी प्रैक्टिस आप अपने एंड पे कर सकते हो। तो उन सभी सवालों को भी आप लगाइएगा। राइट, तो वो भी आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे। प्रैक्टिस बहुत करना है ना, और मैंने बताया था कि सवाल वाल कहीं पर परेशान होने की जरूरत नहीं, पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सब कुछ यहीं से मिल जाए, है ना? लेकिन हाँ, इतना मतलब वो भी नहीं बना दूंगा, क्या बोलते हैं उसको, आलसी टाइप का। बोले नहीं फिर तो डिपेंड ही हो जाओ अनुज सेंगर पे। मेहनत तुम भी करो, है ना? मैं अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करूंगा आप लोगों को, बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हम पे डिपेंड हो जाओ। डिपेंड मैं नहीं करना चाहता तुम लोगों को। ऐसा नहीं है कि मैं सब कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, बशर्ते आप बस यही एक प्रॉमिस करो कि डिपेंडेंसी नहीं रखोगे। डिपेंडेंसी मतलब यार, मैं अपने बच्चे को अपाइज थोड़ी ना बनाऊंगा, सीधा बात, पॉइंट ये है, बस इसको समझ लो। तो कोशिश ये रहेगी कि आपको सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन आप अपने भरोसे पे काम कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डाउट वगैरह पूछने के लिए आप फेसबुक पेज पर, मैथ मास्टर के नाम से ही फेसबुक पेज है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से उस ग्रुप पर सवाल वगैरह पूछ सकते हो। राइट, तो इस तरीके से आप चीज़ों को अगर चाहो तो एक बढ़िया सा क्लाइमेट इन्वायरमेंट बनाया जा सकता है, जो अकेले मेरे बस का शायद नहीं है, लेकिन हाँ मैं करूंगा, फिर भी करूंगा, फिर भी मजा तो तभी है। बट हाँ, अगर आप लोग भी इसमें साथ दोगे तो ये इन्वायरमेंट बड़ी जल्दी और बहुत बेहतर तरीके से बनेगा। तो मैंने पहले ही बताया, सेशन के लिए आपको यूट्यूब पर क्लासेस दे दी जाएंगी, है ना? पेड के चक्कर में भी परेशान मत होना। मैंने देखा था कुछ, मुझे दिखाया गया था, बोले सर ये बच्चे पेड के लिए बोल रहे हैं, और इवन व्हाट्सएप पे भी बहुत बोलते हैं कि सर पेड वगैरह, है ना, बैच ले आइए वगैरह। मत पड़ो चक्कर में, ज्यादा मुद्राएं हो तो ऐसे ही दान कर दो, है ना? सब कुछ आपको पूरा का पूरा यहीं पर आपको सिखाया जाएगा, यूट्यूब पर ही अभी अभी, है ना? बाद में फिर देखा जाएगा इन सब के बारे में।
तो अभी इन सब चीजों पर बात मत करो, अभी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम लगा है आप लोगों का, सीजीएल का एग्जाम। अभी बाकी सब दुनियादारी साइड में छोड़ के सीजीएल पर फोकस करो। मैं शॉर्ट वीडियो दे रहा हूं आपको, लॉन्ग वीडियो भी आपके लिए बनाता हूं। ये सारी वीडियो जल्दी ही आपके लिए, मैंने लास्ट टाइम पे भी बताया था कि लाइव के लिए भी प्लान कर रहा हूं कि चीज़ें आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस का भी कुछ अरेंजमेंट किया जाए, है ना। तो उन पर भी बात करी जा रही है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए चलाई जाएंगी, आप ही लोगों के लिए ये है। तो इन चीज़ों का बेनिफिट उठाओ, है ना। यूट्यूब पर क्लासेस चल रही हैं, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ वगैरह सब शेयर कर दिया जाएगा, वहां से आप सारे पीडीएफ लिख सकते हो। फेसबुक पर आप अपने डाउट्स रख सकते हो, और सिर्फ ऐसा नहीं कि डाउट अगर रख दिया तो सिर्फ आप हम ही से पूछो। डाउट अपने आप में बेहतर क्वेश्चन होता है। अगर सामने वाले बच्चे को नहीं आया, इसका मतलब हलवा तो नहीं है ना, सवाल अच्छा है। तो आप लोग भी उन सवालों को अटेम्प्ट करो। इस तरीके से अगर मिलजुल के अगर काम करेंगे तो देखो कुछ किया जा सकता है बेहतर। बाकी गंद तो वैसे भी भरी पड़ी है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और सवाल पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके लिए कि एक सोफा सेट की कीमत एक टेबल की कीमत से 225% ज्यादा है। बात को गहराई से समझो, जब लास्ट टाइम परसेंटेज का सवाल आया था तब भी यह बात मैंने चर्चा की थी। 225% ज्यादा है का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अगर मैं इसे लिखूं तो ये 9/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर टेबल 4 रुपए की है तो सोफा की कीमत 9 रुपए ज्यादा, मतलब 13 रुपए का सोफा है। और तुम्हारी परसेंटेज की लैंग्वेज में अगर टेबल 100 रुपए की है तो सोफा 225 रुपए ज्यादा, मतलब 325 रुपए का। समझ गए ना, ये गलती बस नहीं करना। तो अगर मैं यहां पर देखूं मेरे भाई, तो एक साइड पर टेबल है और एक साइड पर सोफा है। टेबल अगर 4 रुपए की है तो सोफा 13 रुपए का, यही तो बात निकल के आई। यदि सोफा सेट की कीमत, और बाप रे खतरनाक सवाल बना दिया इन्होंने तो यार। ये सवाल तो बड़ा मजेदार बना रखा है। क्या दे रखा है? बोले 34% अगर हम डिक्रीज करें तो अब इससे तो काम नहीं चलने वाला ना तुम्हारा। इससे चलेगा काम? दूर दूर तक नहीं चल रहा है। लगाओ भाई 100 पे प्लीज। तो वही करते हैं फिर, 100 पे ही पहुंचते हैं, है ना। वहीं पर पहुंचना ज्यादा सही रहेगा। 100 पर पहुंचने के बजाय हम लोग एक अच्छा काम और कर सकते हैं। हाँ यही कर लो यार। तो इसको मैंने कर लिया 100 रुपए की टेबल, तो सोफा हो गया 325 रुपए का। अब इन्होंने क्या बोला हमसे यहां पर कि अगर हम सोफा सेट की कीमत को 34% कम कर दें, सोफा सेट की कीमत को 34% कम कर दें, टेबल की कीमत को 25% बढ़ा दें, सही है। तो अगर हमने टेबल की कीमत को 25% बढ़ाया तो ये हो जाएगा 125 रुपए +25। क्या हुआ? +25, +25। इसका ध्यान रखिएगा, बड़े काम की चीज है। नहीं, सवाल ज्यादा टफ नहीं है, बहुत आसान लग रहा है, इतना टफ नहीं जितना पहली नजर में समझ में आया था। सवाल आसान है, राइट। अच्छा, तो ये टेबल की कीमत बढ़ी 25 रुपए, सोफा सेट जो है वो 34% की कमी शो कर रहा है। ये बस अलग कर ले, कैलकुलेट कर लीजिएगा, इंटू 34 डिवाइडेड बाई 100। 34% की कमी शो कर रहे हैं, तो बस कमी पता कर लो, बाकी दुनियादारी छोड़ो। तो ये हो जाएगा 17। 5 से कैंसिल करना, 25 से नहीं करना। 5 से कैंसिल करना, 25 से नहीं करना। तो 5 से कैंसिल किया, 5 6 30, 55 25, 65 गुणे 17, और अपॉन में एक जीरो खत्म। 2 और 5 से कैंसिल किया। अब 5 से क्यों किया? क्योंकि अब अपॉन में एक 10 बचा हुआ है, डेसिमल अपना असर दिखाएगा। तो 17 पना 85, 17 पंचे 85, हासिल 8, 17 छिक्का 102 और 8 110, और एक अंक बाद दशमलव। तो ये हो गया सोफे के प्राइस में कमी। समझ गए ना? सोफा का नया प्राइस क्या है? बोले नॉट इंटरेस्टेड। जरूरत नहीं है ना, क्योंकि सवाल ने हमसे बोला है कि अगर हम 2 सोफा सेट और 3 टेबल पहले खरीद रहे थे और अब भी खरीदेंगे, 2 सोफा सेट और 3 टेबल पहले भी खरीद रहे थे अब भी खरीद रहे हैं, तो उनकी प्रारंभिक लागत की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई है। तो खरीदो 2 सोफा सेट और 3 टेबल। तो अगर 3 टेबल तुमने खरीदी मेरे भाई, समझना,
तो इसका मतलब तुम्हें 75 रुपए ज्यादा पे करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस बढ़ गया है। और दो सोफा खरीद रहे हो, इसका मतलब यह हुआ कि 110, 220, 221 रुपए तुम्हें कम देना पड़ेगा। तो ओवरऑल तुम्हारा बिल ज्यादा बन के आएगा कि कम बन के आएगा? कम बनेगा। कितना कम बनेगा? तो आप कहेंगे सर बिल कम बनेगा, 11 में से 5 गया 6 और 21 में से 7 गया 14, 146 रुपया बिल कम बनेगा। हमने कहा अच्छा, पहले कितना बन रहा था? तो बोले ये लो सर, पहले 100 यही 300 और यहां पर 600, 325 से अगर 2 से गुणा किया तो 650 और ये 300, 950 रुपए का बिल बन रहा था। 950 का कैसे? दो सोफा सेट 650 के, तीन टेबल 300 की, तो टोटल 950 का बिल बन रहा था। जब ये नया प्राइस चेंज हुआ तो उस पे हमने देखा कि हमारा बिल 146 रुपए कम और हो गया है। तो पहली बात तो इंक्रीज वाले छुट्टी कर लो, निकलो और निकलो, इंक्रीज वालों की जरूरत नहीं है। अब यहां पर अप्रोक्सीमेशन अगर मैं लगाऊं मेरे भाई, जरा समझना बात को गहराई से। अगर मैंने इसे किया, नहीं कर सकता हूं, नहीं कर सकते अनुज, ये दिक्कत करेगा, 150 करो, और ज्यादा दिक्कत तो नहीं कर जाएगा ना? रुक जाओ, छोटा कर लेते हैं, परसेंटेज ही तो निकालना है तो 100 तो लिखेंगे ना। वो इसलिए नहीं यार, देखो इसको 150 कर रहे तो 4 का चेंजेस बड़ा चेंजेस होता है, राइट। फिर मैंने और भी सोचा कि यार ये 29 के हिसाब से जाएगा, लेकिन ये 19 का मल्टीपल है, 29 का नहीं है। तो और तरीका लगाओ ना, जरूरी नहीं एक ही लगाना है, अपनी कैलकुलेशन चलती रहनी चाहिए। तो अगर 0 से 0 उड़ाया, 5 से काटा 2 बार जाएगा, 5 से काटा 19 बार जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 46 दूनी 92 डिवाइडेड बाई 19। अब 19 का अगर पढ़ा आता है तो भाग दे दो, और नहीं आता है तो फिर अब अप्रोक्सीमेशन लगा दो। अब लगाने में मजा भी आएगा क्योंकि साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अगर 19 से देखे तो 190 तो सीधा हटा, 10% तो सीधा गायब किया हमने। अभी 102 बचा है, 19 पंचे 95, 15% समथिंग कुछ आंसर आएगा डिक्रीजमेंट में। तो 15% समथिंग कुछ आंसर आया, ऑप्शन डी करेक्ट है, खत्म हो गया सवाल। कैलकुलेटिव था, लेकिन जनरली क्या होगा, बच्चा घटा के फिर सॉल्व कर रहा होगा। आप वो चीज पे काम करो जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है ना? और ये चीजें आपको प्रैक्टिस से ही आएंगी, राइट। तो आज सेशन तो मैं ज्यादा लंबा लेने का सोच रहा था, लेकिन सवाल कुछ ऐसे बीच में जरूर आ गए, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जरूर आ गए जहां पर मुझे लगा कि आपको टाइम देने की जरूरत है, आपको सिखाने की जरूरत है ना? तो इसलिए आज का सेशन काफी लंबा तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ इतना पर्याप्त जरूर हो गया है कि इतने सवाल आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी अभी इस पीडीएफ में क्वेश्चंस और हैं, है ना? क्वेश्चंस और है, मेरा दिल तो ये कर रहा है कि मैं अभी आपको और पढ़ाऊं, लेकिन थोड़ा सा समय का अभाव भी रहता है, तो मेरे भाई उसका भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है हमें, है ना? राइट। तो ये जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, इनके साथ साथ ये आज के सीट साइड में मैं 40 सवाल लेकर के आया था, तो लगभग 1.5 घंटे के आसपास की क्लास हो ही गई है, और 9 बजे मुझे कहीं जाना भी है। तो ये बाकी के सवाल फिर आगे कभी डिस्कस किए जाएंगे आप लोगों के साथ में। और हाँ, ये जितने भी सवाल हैं, ये सारे सवाल आपको प्लस इनके साथ साथ कुछ और क्वेश्चन भी ऐड ऑन करके आपको पीडीएफ वगैरह जो है वो सब कुछ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वीडियो कंप्लीट करने के बाद वो पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लेना और उन्हें प्रैक्टिस करना। सवाल ना लगे तो आप उन्हें टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, या फेसबुक पे पूछ सकते हो, या नहीं पूछ सकते हो, जो आपका दिल करे, फिर वो आपकी श्रद्धा है ना? उम्मीद कर रहे हैं कि जो जितनी भी मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, आप इसका पूरा पूरा फायदा उठा पा रहे हो, है ना? आपको इसका फायदा मिल रहा है और आप रेगुलर फॉर्मेट पे वीडियोस देख रहे होगे। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपको बहुत ही जल्द एक दिन में लगभग 3 से 4 वीडियो प्रोवाइड कराई जाए, 2 से 3 तो एटलीस्ट कराई जाए, है ना? क्योंकि एग्जाम आ रहा है तो उसकी इंपॉर्टेंस मैं भी समझ रहा हूँ कि टाइम कितना ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और लाइव क्लास के लिए भी जल्दी ही काम किया जाएगा, है ना? जल्दी आप लोगों के सामने लाइव क्लास इंट्रोड्यूस की जाएगी, और एक बार लाइव क्लास इंट्रोड्यूस करने से पहले एक लाइव चाय पे चर्चा जरूर रखी जाएगी, है ना? वहां पर आपका मत जरूर लिया जाएगा कि आप लाइव क्लास के रिकॉर्डेड हैं, मतलब इच्छुक हैं, या रिकॉर्डेड के, ठीक है? तो जैसा कुछ भी रहेगा, बट ओवरऑल यार क्लास चाहे लाइव चले चाहे रिकॉर्ड चले,
अपना काम पढ़ाना है, अपन उस पर फोकस करते हैं। आपका काम पढ़ना है, आप उस पर फोकस करो, है ना। और कहीं ना कहीं देखा जाए, देखो देखो लाइव में मजा तो आता है बहुत, क्योंकि डायरेक्टली इंटरेक्ट होते हैं, बच्चों से होते हैं, आप हमसे होते हो डायरेक्टली। बट कहीं ना कहीं अगर कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं उसके, तो कुछ नेगेटिव भी हैं, कि कहीं ना कहीं लाइव में यार टाइम किलिंग होती है। अभी अपन ने 1.5 घंटे पढ़ाया है, 1.5 घंटे में 25 क्वेश्चन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिस्कस भी हो गए। लाइव होता तो शायद इतने नहीं हुए होते, ये चीज आप भी समझते हो। तो सब कुछ बेहतर भी है, हर एक में कुछ अच्छाइयाँ, हर एक में कुछ कमियां हैं। इन्हीं अच्छाइयों को ध्यान में रखते हुए और कमियों को नजरअंदाज करते हुए अपनी तैयारी को आगे बढ़ाओ, है ना। जीवन बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा है, बहुत कुछ करना है अभी आपको इसमें। तो ज्यादा इधर उधर की बातों पर इसे व्यर्थ ना करते हुए अपने टारगेट पर फोकस्ड रहो। इसी के साथ आज का सेशन ओवर करेंगे और मुलाकात करेंगे आप लोगों से अगले सेशन में। तब तक ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।